नमस्कार। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। आज हम न तो दूर के सितारों पर जाएंगे, न ही किसी अनोखे ग्रह पर। हमारा रास्ता सीधे वास्तविकता के केंद्र की ओर जाता है, उसके सबसे मौलिक और रहस्यमय ताने बाने की ओर, यानी समय की ओर। क्या आपने कभी डेजा वू महसूस किया है? वो अजीब पल भर का एहसास, जैसे जो पल आप जी रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। अब इस भावना को पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर फैलाकर देखिए। क्या होगा अगर सिर्फ एक पल ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का इतिहास, पहली रोशनी की चमक से लेकर आखिरी बुझते हुए परमाणु तक, महज एक पुनरावृत्ति हो? समय के लिए इस विशेष व्याख्यान में हम विज्ञान और दर्शन के सबसे चौंकाने वाले विचारों में से एक की जांच करेंगे। यह परिकल्पना की समय रैखिक, लिनियर नहीं है। यह अतीत से भविष्य तक सीधे तीर की तरह नहीं भागता, बल्कि एक विशाल शाश्वत चक्र में घूमता है। हम इस बारे में बात करेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या रहा होगा और सब कुछ के अंत के बाद क्या होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इस यात्रा के अंत तक ब्रह्मांड और शायद आपके अपने जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए, समय की उस विसंगति में एक साथ डूब जाइए, जहां ब्रह्मांड चक्र में बहता है। इससे पहले कि हम चक्रीय सिद्धांतों के भंवर में उतरे, आइए उस विश्व दृष्टि को याद करें जिसे हम में से अधिकांश लोग मानक मानते हैं। यह रैखिक समय की कहानी है। इसकी शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। इस पल एक ऐसी कल्पना से परे, घनत्व और तापमान की अवस्था से, जिसे वैज्ञानिक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी कहते हैं, सब कुछ पैदा होता है। सारा अंतरिक्ष, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा और स्वयं समय। इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। इस पल से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू होता है। पहले कण प्रकट होते हैं, फिर वे परमाणु में एकत्रित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करता है, जिससे गैस के बादलों से पहले सितारे और आकाशगंगाएं बनती हैं। सितारे पैदा होते हैं, मरते हैं और अपने अंदर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, जिनसे बाद में ग्रह और अंततः हम पैदा होते हैं। ये कहानी सुंदर है, सुसंगत है और कई अवलोकनों द्वारा समर्थित है। उन प्राचीन समय से बचे अवशेष विकिरण, रेलिक रेडिएशन से लेकर दूर की आकाश गंगाओं के दूर भागने तक, इस मॉडल में ब्रह्मांड की एक स्पष्ट शुरुआत है। लेकिन यहीं पर इसकी मुख्य समस्या भी छिपी है, इसकी एड़ी की नस, एक्किलीज हील। अगर समय की शुरुआत थी, तो उससे पहले क्या था? यह सवाल खुद ही इस सिद्धांत की सीमाओं के भीतर बेतुका लगता है। अगर समय मौजूद ही नहीं था, तो पहले की कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती। यह उत्तरी ध्रुव से उत्तर की ओर जाने की कोशिश करने जैसा है। जैसा कि हम जानते हैं, भौतिकी के नियम विलक्षणता के बिंदु पर काम करना बंद कर देते हैं। यह एक ऐसी दीवार है जिसके पार हमारा विज्ञान झांक नहीं सकता, और यही असंतोषजनक कुछ नहीं या अज्ञानता वैज्ञानिकों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। क्या होगा अगर बिग बैंग सब कुछ की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक कहीं अधिक भव्य, शाश्वत इतिहास में सिर्फ एक संक्रमणकालीन क्षण था? आइए, ब्रह्मांड और चेतना की गहराइयों में अपनी इस साझा यात्रा की शुरुआत उस सबसे मूलभूत सवाल से करें, जो इतिहास के हर मोड़ पर एक शाश्वत साथी की तरह मानवता के साथ रहा है। आखिर समय क्या है? हमारी सहज, रोजमर्रा की समझ हमारे सामने एक सरल और स्पष्ट तस्वीर रखती है। समय एक नदी है, एक ऐसी विशाल और अटूट नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है। यह अतीत नामक धुंधले स्रोत से शुरू होकर वर्तमान के क्षण भर के पडे दी हवा से गुजरती है और भविष्य के अनंत सागर की ओर दौड़ती है। हम इस नदी में छोटी नावें हैं, जो न तो पीछे मुड़ सकती हैं और न ही प्रवाह को रोक सकती है। हमारा हर दिल की धड़कन, हर सांस, दिन और रात का हर परिवर्तन इस अटल सत्य की पुष्टि करता है। हमारी पूरी सभ्यता, हमारा व्यक्तिगत जीवन इसी रेखीय धुरी पर टिका हुआ है। हम जन्मदिन मनाते हैं, वर्षगांठें मनाते हैं, कल के लिए,
अगले साल के लिए, यहां तक कि आने वाले दशकों के लिए योजनाएं बनाते हैं, हमेशा इस विश्वास के साथ कि अतीत पीछे छूट गया है और भविष्य अभी आया नहीं है। समय के इस तीर की अवधारणा, जो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर उड़ता है, हमारे विचार और भाषा के ताने बाने में इतनी गहराई से बनी हुई है कि कोई भी वैकल्पिक विचार न केवल हमें अजीब, बल्कि लगभग धर्म विरुद्ध, पाप जैसा महसूस होता है, जैसे वह अस्तित्व के मूलभूत नियमों को तोड़ रहा हो। हम कहते हैं, समय सारे घाव भर देता है, समय निकल गया, भविष्य बताएगा, और ये सभी वाक्यांश समय की अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी की धारणा पर आधारित है। लेकिन क्या होगा अगर यह परिचित और सुविधाजनक मॉडल महज एक स्थानीय भ्रम हो, एक ऐसी भ्रांति जो हमारी विशिष्ट मानवीय धारणा के पैमाने से उत्पन्न हुई है, ठीक वैसे ही जैसे किसी खुले मैदान में खड़े व्यक्ति के लिए पृथ्वी का समतल दिखाई देना? क्या होगा यदि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के विशाल, अकल्पनीय पैमाने पर समय की यह नदी विस्मृति के सागर में नहीं बहती? क्या होगा यदि यह एक विशाल, ब्रह्मांडीय मोड़ लेकर अपने ही स्रोत की ओर लौट आती है, एक शाश्वत, अथाह चक्र में बंद हो जाती है? इस विस्मयकारी प्रतिमान में हमारी दुनिया का न तो कोई पूर्ण आरंभ है और न ही कोई अंतिम अंत, केवल ब्रह्मांडीय श्वास का एक अनंत स्पंदनशील चक्र है। सांस अंदर लेना यानी ब्रह्मांड का जन्म, सांस बाहर छोड़ना यानी उसका क्षय, और फिर से सांस अंदर, फिर से जन्म। यह विचार की बिग बैंग, जिसे आधुनिक विज्ञान हर चीज की, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वयं समय की शुरुआती बिंदु के रूप में मानता है, अपनी तरह की एकमात्र घटना न होकर अनंत दोहरावों की श्रृंखला में सिर्फ एक और धमाका हो सकता है। यह विचार हमारे विश्व दृष्टिकोण की नींव को हिलाने की क्षमता रखता है। यह महज एक अमूर्त वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं है, यह एक गहन दार्शनिक अवधारणा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस शाश्वत चक्र में हम कौन हैं? क्या हमारा जीवन बार बार दोहराया जाता है? और क्या पहली बार शब्द का कोई मतलब भी है? इस व्याख्यान में हम स्वयं को परिचित किनारों से दूर जाने की अनुमति देंगे और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे साहसी और विचित्र धाराओं में नौकायन करेंगे, ताकि इस मोहक विसंगति का पता लगाया जा सके कि हो सकता है ब्रह्मांड हमेशा एक चक्र में बहता हो। चक्रीयता का विचार नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितनी कि स्वयं मानव सोच। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताएं, फिर चाहे वो कल्प और युग की अवधारणा वाले हिंदू हों या अपने महावर्ष, ग्रेट ईयर की बात करने वाले यूनानी, सभी ने सहज रूप से अस्तित्व की इस पुनरावृत्ति को महसूस किया था। उन्होंने प्रकृति के चक्रों को देखा, मौसम का बदलाव, जल का घुमाव, जीवन और मृत्यु, नींद और जागृति। उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे इन सांसारिक चक्रों को पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू करें। दुनिया अराजकता, केओस से पैदा होती थी, अपने स्वर्ण, रजत, कांस्य और लौह युग से गुजरती थी और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए नष्ट हो जाती थी। इन प्राचीन मिथकों और दार्शनिक प्रणालियों में प्रलय, एंड ऑफ द वर्ल्ड का कोई डर नहीं था, क्योंकि अंत का मतलब हमेशा एक नई शुरुआत होता था। ये दुनिया की एक शांतिदायक, सामंजस्यपूर्ण तस्वीर थी, जिसमें कुछ भी पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि केवल रूपांतरित होता है। हालांकि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति और ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के विकास के साथ इस चक्रीय मॉडल को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। यह बाधा थी एंट्रोपी, एंट्रोपी की अवधारणा। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, जो भौतिकी के सबसे अटल नियमों में से एक है, कहता है कि एक बंद प्रणाली, क्लोज्ड सिस्टम में कुल एंट्रोपी यानी अव्यवस्था, डिसऑर्डर का माप केवल बढ़ सकता है, और ब्रह्मांड, जैसा हमें लगता है, बिल्कुल ऐसी ही एक बंद प्रणाली है। इसमें होने वाली हर घटना, हर प्रक्रिया कुल अराजकता को बढ़ाती है। गर्म चीजें ठंडी होती हैं, व्यवस्थित चीजें टूट जाती हैं। एक तारा अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है और अंततः बुझ जाता है। एक जटिल अणु सरल परमाणुओं में टूट जाता है। एंट्रोपी की यह अपरिवर्तनीय वृद्धि ही वह है
जिसे हम समय का तीर, एरो ऑफ टाइम मानते हैं। यही भूतकाल को भविष्य से अलग करता है। यदि ब्रह्मांड बस वापस सिकुड़ने लगे, तब भी वह अपनी मूल व्यवस्थित स्थिति में वापस नहीं आएगा। इसके बजाय यह सिकुड़कर अत्यधिक उच्च एंट्रोपी वाला, अविश्वसनीय रूप से गर्म और अराजक मिश्रण बन जाएगा। यह ऐसा है जैसे आपने एक अंडा तोड़ दिया हो और आप केवल वीडियो को उलटा चलाकर उसे वापस इकट्ठा करने की कोशिश करें। वीडियो में यह हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में कभी नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम ने चक्रीय मॉडलों के लिए मौत की सजा सुना दी है। ब्रह्मांड केवल एक बार जन्म ले सकता है, अव्यवस्था बढ़ाते हुए अपना जीवन जी सकता है और अंततः ऊष्मीय मृत्यु, थर्मल डेथ को प्राप्त हो सकता है, जब सारी ऊर्जा ठंडी खाली जगह में समान रूप से वितरित हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, 20वीं और 21वीं सदी के सबसे साहसी दिमागों ने इस सजा को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए हैं। चक्रीय ब्रह्मांड के आधुनिक मॉडलों में पहला और शायद सबसे सहज मॉडल, जिसे बिग बाउंस थ्योरी कहा जाता है, वह मानक बिग बैंग सिद्धांत का सीधा विकास और एक नया दृष्टिकोण है। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को फर्श पर फेंकते हैं। वह नीचे जाती है, टकराने पर सिकुड़ती है और फिर उछलकर ऊपर की ओर जाती है, दोबारा फैलते हुए। अब मान लीजिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही वह विशाल गेंद है। इस समय हम उछाल पाउंस के बाद ऊपर जाने वाले चरण में हैं। ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और अंतरिक्ष खींच रहा है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह फैलाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अरबों खरबों वर्षों के बाद ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण बल शुरुआती विस्फोट की शक्ति पर हावी हो जाएगा। फैलाव धीमा होगा, रुक जाएगा और संकुचन कंट्रैक्शन में बदल जाएगा। इस युग को बिग क्रंच या महासंकुचन कहा जाता है। ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर दौड़ेंगी। तापमान और घनत्व डेंसिटी लगातार बढ़ते जाएंगे। तारे और ग्रह बिखर जाएंगे। परमाणु भी टूटकर मूलभूत कणों में बदल जाएंगे। अंततः ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक ही बिंदु में समा जाएगा, जो उस सिंगुलैरिटी के समान होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। और यही सबसे दिलचस्प बात होती है। अस्तित्वहीनता, नॉन एग्जिस्टेंस में गायब होने के बजाय यह अत्यधिक सघन बिंदु क्वांटम ग्रेविटी के उन नियमों के कारण, जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वापस उछल जाता है। एक नया बिग बैंग होता है जो अगले चक्र को जन्म देता, एक नए ब्रह्मांड को जिसके भौतिकी के नियम शायद पूरी तरह से अलग हों। ये मॉडल इस सवाल को बड़ी सुंदरता से हल करता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। जवाब सरल है, एक पिछला सिकुड़ता हुआ ब्रह्मांड था। कोई वास्तविक शुरुआत नहीं है, केवल विस्तार और संकुचन के चक्रों की अनंत श्रृंखला है, जो ब्रह्मांड के सांस लेने जैसी है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय हृदय के शाश्वत धड़कन जैसा है। हालांकि इस खूबसूरत सिद्धांत के सामने एक गंभीर समस्या है और उसका नाम है डार्क एनर्जी। 20वीं सदी के अंत में किए गए अवलोकनों से पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि इसके विपरीत यह तेज हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण रहस्यमय डार्क एनर्जी है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यदि इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है, तो कोई बिग क्रंच नहीं होगा। ब्रह्मांड का अनिश्चित काल तक विस्तार होता रहेगा और उसे ठंडी मौत मिलेगी। लेकिन चक्रीय ब्रह्मांड के समर्थकों के पास भी इस चुनौती के अपने खंडन मौजूद हैं। तो अब हम बिग क्रंच, महासंकुचन की अवधारणा के सबसे बड़े विरोधी से रूबरू होते हैं। यह है रहस्यमय डार्क ऊर्जा। अनुमान है कि ब्रह्मांड की लगभग 70% ऊर्जा इसी अदृश्य पदार्थ से बनी है और यह गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल की तरह काम करती है। यह खींचती नहीं, बल्कि धकेलती है, जिसके कारण अंतरिक्ष तेजी से फैलता जा रहा है। यदि डार्क ऊर्जा हमेशा इसी तरह काम करती रही,
तो गुरुत्वाकर्षण कभी भी इस फैलाव को रोककर इसे उलटा नहीं कर पाएगा। महासंकुचन के बजाय हमें तथाकथित बिग रिप, महाविच्छेद या बिग फ्रीज, महाजमाव का सामना करना पड़ेगा। पहले परिदृश्य यानी बिग रिप में फैलता हुआ ब्रह्मांड एक समय इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह पहले आकाशगंगाओं को, फिर तारकीय प्रणालियों को, ग्रहों को और अंत में परमाणुओं तक को फाड़ डालेगा। दूसरे, अपेक्षाकृत शांत लेकिन उतना ही दुखद बिग फ्रीज के परिदृश्य में ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। सारे तारे जलकर बुझ जाएंगे, पदार्थ विघटित हो जाएगा और अंतरिक्ष एक अंतहीन, ठंडा, अंधेरा और मृत रेगिस्तान बन जाएगा। ये दोनों विकल्प ब्रह्मांड के अंतिम और अटल अंत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या डार्क ऊर्जा वास्तव में इतनी सर्वशक्तिमान है? चक्रीय मॉडल के समर्थक इस बात से इनकार करते हैं। वे क्विंटेंसेंस या फैंटम ऊर्जा नामक एक परिकल्पना पेश करते हैं। आइंस्टीन द्वारा पेश किए गए ब्रह्मांडीय स्थिरांक के विपरीत, जो नाम से ही स्पष्ट है कि अपरिवर्तनीय है, क्विंटेंसेंस समय के साथ अपने गुण बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि डार्क ऊर्जा कोई स्थिर पृष्ठभूमि बल नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील क्षेत्र है। हमारे वर्तमान युग में यह क्षेत्र विकर्षण धक्का देने का गुण रखता है, जिससे फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा यदि अरबों या खरबों वर्षों के बाद यह क्षेत्र अपना निशान बदल दे? क्या हो अगर यह विकर्षण बल आकर्षण बल में बदल जाए? ऐसी स्थिति में डार्क ऊर्जा बिग क्रंच की दुश्मन के बजाय उसकी सहयोगी बन जाएगी। यह गुरुत्वाकर्षण को ब्रह्मांड संकुचित करने में मदद करना शुरू कर देगी, और वह भी कहीं अधिक कुशलता से। इससे डार्क ऊर्जा के प्रभुत्व वाले ब्रह्मांड में भी बिग बाउंस, महाउछाल की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। निसंदेह ये अभी केवल सैद्धांतिक धारणाएं हैं। हम अभी भी डार्क ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन यह संभावना कि यह बल न तो शाश्वत है और न ही स्थिर, चक्रीय मॉडल के लिए आशा का द्वार खुला रखती है। संभव है कि ब्रह्मांड एक लंबी चाल चल रहा है और त्वरित फैलाव का वर्तमान चरण संकुचन और फैलाव के शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य में सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव हो। भले ही हम डार्क एनर्जी की समस्या हल कर लें, चक्रीयता, साइक्लिसिटी के रास्ते में एक दूसरा कहीं ज्यादा दुर्जेय, फॉर्मिडेबल शत्रु खड़ा है। वह है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम और एंट्रोपी का निरंतर बढ़ता स्तर, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया है। इस अवधारणा को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यह समय के तीर, एरो ऑफ टाइम को समझने की कुंजी है। जरा अपने कमरे की कल्पना कीजिए। अगर आप इसे साफ रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो समय के साथ यह और ज्यादा अव्यवस्थित होता जाएगा। चीजें अपनी जगह पर नहीं होंगी, धूल जमती जाएगी, अव्यवस्था या अराजकता बढ़ती जाएगी। कमरे को फिर से व्यवस्थित स्थिति में लाने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में होती है। कोई भी प्रक्रिया व्यवस्थित और उपयोगी ऊर्जा को अव्यवस्थित, फैली हुई ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। एक तारा, स्टार, एक अत्यधिक व्यवस्थित प्रणाली है जो भारी मात्रा में ऊर्जा केंद्रित करता है। प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करके यह इस ऊर्जा को आसपास के अंतरिक्ष में बिखेर देता है, जिससे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक चक्र पूरा करता है, पहले फैलता है और फिर सिकुड़ता है। ऐसे प्रत्येक चक्र के साथ भारी मात्रा में एंट्रोपी का उत्पादन होगा। इसका मतलब है कि हर अगला चक्र पिछले चक्र की तुलना में ज्यादा अव्यवस्था के उच्च स्तर के साथ शुरू होगा। वह गंदा होगा। उछाल, बाउंस के बाद का ब्रह्मांड पिछले वाले की तुलना में आकार में बड़ा होगा और उसकी जीवन अवधि भी लंबी होगी, और यह सिलसिला हर चक्र के साथ जारी रहेगा। अगर हम इसी तर्क को समय में पीछे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि पिछले चक्र छोटे और कम अवधि के थे और अंत में हम पहले सबसे छोटे और सबसे व्यवस्थित चक्र पर आकर रुकेंगे, यानी
हम फिर से शुरुआत की समस्या पर पहुंच जाते हैं। यदि चक्र हर बार अधिक एंट्रोपिक होते जा रहे हैं, तो वे शाश्वत एटर्नल नहीं हो सकते। यह फोटोकॉपी की फोटोकॉपी बनाने जैसा है। हर नई प्रति के साथ छवि की गुणवत्ता खराब होती जाती है और अंततः वह पहचानने योग्य नहीं रहती। उसी तरह ब्रह्मांड भी हर चक्र के साथ अधिक अराजक और कम सघन डाइल्यूटेड होता जाएगा, जब तक कि ये चक्र पूरी तरह बंद नहीं हो जाते। ये समस्या अनसुलझी लग रही थी। चक्रों को शाश्वत बनाने के लिए एक ऐसे तंत्र मैकेनिज्म की आवश्यकता थी जो प्रत्येक चक्र के अंत में एंट्रोपी को रीसेट कर दे, यानी ब्रह्मांड में एक तरह से पूरी सफाई, जनरल क्लीनिंग करके उसे वापस अपनी मूल निम्न एंट्रोपी वाली स्थिति में ले आए। और ऐसा ही एक तंत्र आधुनिक समय के महानतम भौतिक विदों में से एक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एंट्रोपी के लगातार बढ़ने की समस्या का हल एक ऐसी दिशा से आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह प्रस्ताव सर रॉजर पेनरोज ने दिया था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता होने के साथ साथ आधुनिक भौतिकी के सबसे मौलिक और प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं। उनकी इस थ्योरी का नाम है अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। नाम बेशक जटिल है, पर इसका मूल विचार चौंकाने वाली हद तक सुंदर और सहज है। पेनरोज हमें हमारे ब्रह्मांड के बिल्कुल अंतिम छोर पर ले जाते हैं, वह स्थिति जब ब्रह्मांड सिकुड़ने के बजाय हमेशा के लिए फैलता रहेगा। कल्पना कीजिए उस भविष्य की जो अनगिनत वर्षों बाद आएगा, जब सारे तारे अपनी रोशनी खो चुके होंगे, जब प्रोटॉन क्षय, प्रोटॉन डिके नामक प्रक्रिया से सारा पदार्थ मौलिक कणों में बिखर जाएगा और यहां तक कि ब्लैक होल भी हॉकिंग विकिरण, हॉकिंग रेडिएशन के चलते वाष्पित हो जाएंगे। तब क्या शेष बचेगा? केवल एक ठंडा, अंधेरा और खाली ब्रह्मांड, जिसमें सिर्फ फोटोन यानी प्रकाश के द्रव्यमान रहित कण होंगे। शायद कुछ और द्रव्यमान रहित कण भी हों, जैसे ग्रेविटॉन और न्यूट्रिनो। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां समय या दूरी मापने के लिए कोई घड़ी या पैमाना नहीं है, वहां समय और दूरी के सामान्य अर्थ समाप्त हो जाते हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले फोटोन के लिए न तो समय चलता है और न ही दूरी का कोई महत्व होता है। वह अपने रास्ते के आरंभ और अंत पर एक साथ ही मौजूद होता है। ऐसे द्रव्यमान रहित ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अनुरूप अपरिवर्तनीय, कॉन्फॉर्मली इनवेरिएंट हो जाते हैं। इसका साधारण अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का पैमाना, स्केल कितना भी बदल जाए, भौतिकी के नियम नहीं बदलते। विशालकाय रूप से फैला हुआ ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से भौतिक रूप से अलग नहीं लगता जो एक सूक्ष्म बिंदु तक सिमटा हुआ है। और बस यहीं से पेनरोज अपनी प्रतिभा का सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। वह बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड, जिसे वह युग या एओन कहते हैं, का यह ठंडा, खाली और अनंत विशालंत गणितीय रूप से अगले ब्रह्मांड की गर्म, सघन और अनंत सूक्ष्म शुरुआत के बराबर है, यानी एक नए महाविस्फोट, बिग बैंग के। यहां एक अनुरूप पुनः पैमाना निर्धारण, कन्फॉर्मल रिस्केलिंग होता है। एक युग का अनंत दूर भविष्य अगले युग की विलक्षणता, सिंगुलैरिटी का आरंभिक बिंदु बन जाता है। और एंट्रोपी का क्या? पेनरोज मानते हैं कि हमारे युग की सारी विशाल एंट्रोपी, जो मुख्य रूप से अवशेष विकिरण, रेलिक रेडिएशन में समाहित है, वही ईंधन बन जाती है जो अगले युग के आरंभ में व्यवस्था और कम एंट्रोपी को सुनिश्चित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल इस सारी अराजकता को मानो सोख लेता है और एक चिकनी, स्मूथ और समरूप स्थिति में पुनर्जन्म लेता है, जो एक नए चक्र के लिए तैयार होती है। इस प्रकार अंत ही दरअसल नई शुरुआत है। ब्रह्मांड शाश्वत रूप से पुनर्जन्म लेता रहता है, अनंत शून्यता, इन्फिनिट वॉइड की स्थिति से अनंत घनत्व, इन्फिनिट डेंसिटी की स्थिति में जाता है, और यह चक्र हमेशा के लिए चलता रहता है। रॉजर पेनरोज का सिद्धांत महज कोई खूबसूरत गणितीय अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। यह बहुत ही ठोस, जांचे जा सकने वाले पूर्वानुमान देता है।
अगर हमारा ब्रह्मांड सचमुच एक अनंत श्रृंखला के इयोन युगोटी में से सिर्फ एक है, तो इसमें पिछले इयोनिन के निशान जरूर बचे होंगे। पेनारोज ने सुझाव दिया कि ऐसे निशान को ही हॉकिंग पॉइंट्स कहा जा सकता है। आइए समझते हैं कि ये क्या है। पिछले इयोनिन में भी ठीक हमारे युग की तरह सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मौजूद थे। ये अरबों खरबों सालों तक पदार्थ को निगलते हुए आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण केंद्र बने रहे। स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। वे बहुत धीरे धीरे वाष्पित होते हैं और कणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम हॉकिंग विकिरण, हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में जब ब्लैक होल अपना लगभग सारा द्रव्यमान वाष्पित कर देता है, तब यह प्रक्रिया ऊर्जा की एक जबरदस्त चमक के साथ समाप्त होती है। एक यौनन के पैमाने पर देखें तो ये विस्फोट सुदूर भविष्य में होते हैं। लेकिन जब हम अगले इयोनन के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो पिछले इयोनन के अंत से जन्म लेता है, तो ऊर्जा की ये चमके समय के बिल्कुल शुरुआती दौर में छपे हुए निशानों, पॉइंट्स की तरह दिखती है। पेनरोज का दावा है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा अपने वाष्पीकरण के दौरान उत्सर्जित सारी ऊर्जा अगले इयोन में अवशेष विकिरण, रेलिक रेडिएशन के मानचित्र पर एक सूक्ष्म बिंदु में केंद्रित हो जाएगी। यह वही बिग बैंग की गूंज है जिसे हम आज देख सकते हैं। ये पॉइंट्स कॉस्मिक माइक्रोवेव विकिरण की सामान्य पृष्ठभूमि पर असामान्य रूप से गर्म धब्बों की तरह दिखने चाहिए। हमारे आकाश में इनका आकार चंद्रमा के व्यास से कई गुना बड़ा होना चाहिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पेनारोज और उनके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष दूरबीनों से मिले डेटा का विश्लेषण किया और कई ऐसे असामान्य क्षेत्र खोजे जो सिद्धांत के पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं। यकीनन वैज्ञानिक समुदाय अभी भी इन दावों पर काफी संदेह रखता है। कई लोग मानते हैं कि ये पॉइंट्स महज आकस्मिक उतार चढ़ाव या डेटा प्रोसेसिंग में आई कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकते हैं। लेकिन यह संभावना ही रोमांचक है कि हम आकाश में पिछली ब्रह्मांड की ब्लैक होल्स के भूतों, गोस्ट्स को देख सकते हैं। अगर हॉकिंग पॉइंट्स के अस्तित्व की पुष्टि स्वतंत्र शोधों द्वारा की जाती है, तो यह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगा और इस बात का मजबूत प्रमाण होगा कि हमारा ब्रह्मांड पुनर्जन्म की अनंत श्रृंखला में बस एक कड़ी है। पेनारोज की बेहतरीन मगर अभी भी विवादित थ्योरी के अलावा चक्रीय ब्रह्मांड यानी साइक्लिक यूनिवर्स के विचार तक पहुंचने का एक और बिल्कुल अलग तरीका भी मौजूद है। यह विचार सैद्धांतिक भौतिकी यानी थियोरेटिकल फिजिक्स के सबसे उन्नत और अमूर्त हिस्सों से पैदा होता है, यानी स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी से। ये थ्योरीज प्रकृति के सभी मूलभूत बलों को एक ही महासिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एकजुट करने का प्रयास करती है। इन मॉडलों के अनुसार हमारा परिचित 4 आयामी ब्रह्मांड, 3 स्थान और एक समय ही सब कुछ नहीं है। यह तो केवल एक ब्रेन है, यानी एक झिल्ली जो एक विशाल बहुआयामी स्थान में तैर रही है, जिसे हाइपरस्पेस या बल्क कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि कमरे में कागज की 2 शीटें एक दूसरे के समानांतर लटकी हुई है। हर शीट एक अलग ब्रेन यूनिवर्स है। एक्पिरोटिक या ब्रेन कॉस्मोलॉजी नामक इस मॉडल में बिग बैंग किसी चीज की शुरुआत नहीं था। यह तो 2 समानांतर ब्रेन यूनिवर्स के टकराने का परिणाम था। ये ब्रेन धीरे धीरे हाइपरस्पेस में बहते रहते हैं। अरबों खरबों सालों में एक बार ये आपस में टकराते हैं। यह टकराव ही भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसे हम बिग बैंग के रूप में समझते हैं। टकराने के बाद ब्रेन एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और फिर से अलग होना शुरू कर देते हैं। हमारा ब्रह्मांड फैलता है, ठंडा होता है और उस पर जीवन का उदय होता है। लेकिन इसी दौरान अधिकतम दूरी तक पहुंचने के बाद हाइपरस्पेस में मौजूद किसी अज्ञात बल के कारण ये ब्रेन फिर से पास आना शुरू कर देते हैं और खरबों सालों बाद एक नया टकराव होता है, एक नया बिग बैंग जो पुराने ब्रह्मांड को नष्ट करता है
और एक नए को जन्म देता है। ये मॉडल मानक ब्रह्मांड विज्ञान की कई समस्याओं को भी खूबसूरती से हल करता है। उदाहरण के लिए, ये बताता है कि हमारा ब्रह्मांड इतना एक समान, होमोजीनियस और समतल, फ्लैट क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि टकराने से पहले ये ब्रेन ठंडी, लगभग खाली और समानांतर थीं। टकराव उनकी पूरी सतह पर एक साथ हुआ, जिससे ऊर्जा का एक समान विस्फोट पैदा हुआ। इसके अलावा इस मॉडल में सिंगुलैरिटी, वह एकल बिंदु जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, की आवश्यकता नहीं होती। टकराव के क्षण में तापमान और घनत्व बहुत अधिक होते हैं, लेकिन वे सीमित, फाइनाइट होते हैं। भौतिकी के नियम काम करना बंद नहीं करते, और जाहिर है यह शुरुआत की समस्या को भी सुलझाता है। हमारे बिग बैंग से पहले भी ब्रेन का एक पिछला टकराव हुआ था। यह टकराव और अलगाव सृजन और विनाश का एक शाश्वत चक्र है। हमारा ब्रह्मांड अदृश्य उच्च आयामों में चल रहे इस अनंत ब्रह्मांडीय नाटक का बस एक अध्याय मात्र है। आइए समय की हमारी धारणा के मूल आधार, यानी समय के तीर पर वापस चलते हैं। हम अतीत को याद क्यों रख पाते हैं, लेकिन भविष्य को क्यों नहीं? एक गिलास टूट तो सकता है, लेकिन क्या उसके टुकड़े अपने आप जुड़कर वापस गिलास बन सकते हैं? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, भौतिक विज्ञानी इसे एंट्रोपी की वृद्धि से जोड़ते हैं। अतीत में एंट्रोपी का स्तर कम होता है, जिसका मतलब है व्यवस्था, ऑर्डर, जबकि भविष्य उच्च एंट्रोपी यानी अव्यवस्था, केओस को दर्शाता है। लेकिन क्या यह समय की दिशा का एकमात्र स्रोत है? नहीं। एक और ब्रह्मांडीय समय का तीर, कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम भी है, जो ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ा है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो लगातार फैल रहा है। केवल इसी तरह के विस्तार वाले ब्रह्मांड में गैलेक्सी, तारे और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक स्थिरता मौजूद हो सकती है। अगर ब्रह्मांड सिकुड़ रहा होता, कॉन्ट्रैक्टिंग, तो चीजें बहुत अलग होती। आसमान अंधेरा नहीं, बल्कि चकाचौंध करने वाला उज्ज्वल होता। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर की गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर, रेड शिफ्ट नहीं, बल्कि नीले सिरे की ओर, ब्लू शिफ्ट जाता, जिससे वह और अधिक ऊर्जावान बन जाता। सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड में हमारे जैसी जटिल संरचनाओं के अस्तित्व के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा अराजक होती। इस तरह एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में हमारा अस्तित्व ही यह दर्शाता है कि हम ब्रह्मांड के विस्तार वाले चरण में हैं। इसे एंथ्रोपिक सिद्धांत, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड के चक्रीय मॉडल, साइक्लिक मॉडल में ये दोनों समय के तीर, ऊष्मागतिक, थर्मोडायनामिक और ब्रह्मांडीय, हमेशा मेल न खाएं? शॉन कैरल जैसे कुछ वैज्ञानिक दो समय के तीर वाले ब्रह्मांड, यूनिवर्स विद टू एरोज ऑफ टाइम, की परिकल्पना पेश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक केंद्रीय बिंदु है, बिग बैंग। इस बिंदु से समय दो विपरीत दिशाओं में बहता है। एक दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार होता है और एंट्रोपी बढ़ती है। यही हमारी दुनिया है। लेकिन विपरीत दिशा में भी एक ब्रह्मांड मौजूद है, जो उसी बिग बैंग से फैल रहा है, और उसमें भी एंट्रोपी बढ़ रही है। फर्क यह है कि जो हमारे लिए भविष्य है, वह उनके लिए अतीत है। ये ऐसा है जैसे एक ही स्रोत से दो धाराएं अलग अलग दिशाओं में निकल रही हों। इस चित्र में ब्रह्मांड का कोई एक भविष्य नहीं है, बल्कि दो भविष्य हैं। और कोई एक अतीत नहीं, बल्कि एक साझा जन्म बिंदु है। यह और भी अजीब और गैर सहज, काउंटर इंट्यूटिव मॉडल है, लेकिन यह अतीत में एंट्रोपी के कम स्तर की समस्या को हल करने का एक प्रयास भी है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक ही घटना में जन्मे दो जुड़वा ब्रह्मांडों में से एक हो, और कहीं दूर, उस दिशा में जिसे हम निरपेक्ष अतीत मानते हैं, एक एंटा यूनिवर्स मौजूद हो, जिसके लिए हम उसका अतीत है। यह विचार अतीत और भविष्य की सीमा को सबसे बुनियादी स्तर पर मिटा देता है, और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय के प्रति हमारी रैखिक, लिनियर धारणा शायद हमारी सोच से भी
कहीं ज्यादा सीमित है। जब हम चक्रीय ब्रह्मांड की परिकल्पनाओं में गोता लगाते हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। क्या हर नए चक्र में भौतिकी के नियम और नियतांक कॉन्स्टेंट्स एक जैसे रहेंगे? बिग बैंग महाविस्फोट के मानक मॉडल में हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली रहे हैं। मूलभूत नियतांक जैसे कि प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल वही मान रखते हैं जो जटिल रसायन, तारों और जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी थोड़ा सा बदल जाता, तो ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग होता। शायद तारों के बिना, या केवल हाइड्रोजन से भरा, या जन्म के 1 सेकंड के अंश में ही वापस विलक्षणता सिंगुलैरिटी में सिमट गया होता। इस घटना को ब्रह्मांड का सूक्ष्म समायोजन फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। चक्रीय मॉडल में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। हमारे पास दो मुख्य विकल्प हैं। पहला विकल्प यह मानता है कि हर उछाल, रिबाउंड या ब्रेन का टकराव भौतिकी को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। हर नया चक्र मूलभूत नियतांकों के एक यादृच्छिक रैंडम सेट के साथ पैदा होता है। इस स्थिति में हमें एक तरह का ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन मिलता है। अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन केवल वे ही जिनमें नियतांक भाग्यशाली साबित होते हैं इतने लंबे समय तक मौजूद रहते हैं कि उनमें जटिल जीवन और समझदार पर्यवेक्षक विकसित हो सके। ऐसी भाग्यशाली दुनिया में हमारा अस्तित्व कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सांख्यिकीय अनिवार्यता है। हम यहाँ और अभी इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस विशेष ब्रह्मांड के नियम इसकी अनुमति देते हैं। अनगिनत अन्य चक्रों में हो सकता है कि कोई भी ऐसा न हो जो यह सवाल पूछ सके। दूसरा विकल्प इसके विपरीत यह मानता है कि भौतिकी के नियम अपरिवर्तनीय हैं और एक चक्र से दूसरे चक्र में हस्तांतरित होते रहते हैं। हो सकता है कि वे स्वयं बहुआयामी अंतरिक्ष की संरचना में ही खोदित हों, जहां ब्रेन का टकराव होता है, या वे उछाल की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित गुण हो। इस स्थिति में हमारा ब्रह्मांड महज एक आकस्मिक संयोग नहीं है। यह एक शाश्वत प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम है जो हमेशा एक ही नियमों का पालन करती है। हर चक्र अपने मूलभूत गुणों में पिछले वाले जैसा ही होगा। इसमें वही कण, पार्टिकल्स, वही बल, फोर्सेस और वही नियतांक होंगे। ये विवरणों में अंतर को अस्वीकार नहीं करता है, जैसे कि आकाशगंगाओं की व्यवस्था या ग्रहों का इतिहास, लेकिन मूल संरचना बरकरार रहेगी। फिलहाल हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि इनमें से कौन सा परिदृश्य सही है, लेकिन इस सवाल को उठाना ही हमें अंतरिक्ष में हमारी जगह की समझ के एक नए स्तर पर ले जाता है। क्या हम एक यादृच्छिक ब्रह्मांडीय लॉटरी का उत्पाद हैं, या किसी शाश्वत अपरिवर्तनीय नियम का तार्किक परिणाम? जब हम ब्रह्मांड के चक्रों पर विचार करते हैं, तो यह चर्चा अनिवार्य रूप से हमें शुद्ध भौतिकी की सीमाओं से निकालकर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ले आती है। और यही हम एक ऐसी अवधारणा से मिलते हैं जिसने स्ट्रिंग सिद्धांत या अनुरूप ब्रह्मांड विज्ञान कॉन्फॉर्मेलिटी कॉस्मोलॉजी के आने से बहुत पहले ही विचारकों के मन को झकझोर दिया था। यह विचार है शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस का। इसे सबसे सशक्त रूप से जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से ने प्रस्तुत किया था। कल्पना कीजिए कि एक राक्षस आपके सबसे अकेले एकांत में आपके सामने आता है और कहता है, यह वह जीवन जिसे तुम अभी जी रहे हो और जिसे तुमने जी लिया है, तुम्हें इसे अनगिनत बार फिर से जीना होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, हर विचार और हर सांस, तुम्हारे जीवन की हर अकथनीय छोटी और बड़ी चीज उसी क्रम और उसी क्रमबद्धता में तुम्हारे पास वापस आएगी। ऐसे शब्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप दांत पीसते हुए और उस राक्षस को कोसते हुए घुटनों के बल गिर जाते? या क्या आप आनंदित होते, यह समझते हुए कि आपका हर कार्य, हर निर्णय अब अनंत काल का भार वहन करता है? नीत्शे के लिए यह एक मानसिक प्रयोग था।
मानव आत्मा की शक्ति की जांच। क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन से इतना प्यार कर सकता है कि वह उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल में उसके अनंत दोहराव की इच्छा रखे? एमोर फाटी, अमोर फाती, अर्थात भाग्य से प्रेम के नाम से जाना जाने वाला यह विचार केंद्रीय हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड का चक्रीय मॉडल, साइक्लिकल मॉडल, वास्तव में सच है और हर चक्र पिछले चक्र को हूबहू दोहराता है? क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि मौलिक स्तर पर दुनिया संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक। लेकिन यदि ब्रह्मांड अपने आयतन और सामग्री में सीमित है, तो कणों के संभव विन्यासों, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस की संख्या, हालांकि अकल्पनीय रूप से विशाल है, फिर भी सीमित है। और चक्रों की अनंत श्रृंखला में कोई भी सीमित संभावना देर सवेर वास्तविकता में बदल जाएगी। और वह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि अनंत बार साकार होगी। इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्मांडों की अनंत श्रृंखला में कहीं ना कहीं हमारी सौर प्रणाली, हमारे ग्रह और अंततः आपकी भी एक हूबहू प्रतिकृति, एग्जैक्ट कॉपी, जन्म लेगी। और आप वही जीवन जिएंगे, वही गलतियां करेंगे और वही जीत हासिल करेंगे। और यह बार बार दोहराया जाएगा। यह विचार एक साथ भयावह, ड्रेडफुल और मुक्तिदायक, लिबरेटिंग दोनों हो सकता है। यह हमारे कार्यों को अद्वितीयता से वंचित करता है, लेकिन साथ ही उन्हें अनंत भार प्रदान करता है। आपका हर चुनाव, हर अच्छा या बुरा कार्य अनंत काल में गूंजता है। और यह गूंज रूपक नहीं, बल्कि शाब्दिक है। आइए अब हम वैश्विक ब्रह्मांडीय पैमानों से थोड़ा हटकर चक्र, साइकिल की अवधारणा को पदार्थ, मैटर और सूचना, इंफॉर्मेशन के संगठन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में देखें। यह कोई संयोग नहीं है कि हम अपने चारों ओर हर जगह चक्रों को देखते हैं। हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, जिससे दिन और रात का चक्र बनता है। यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, जिससे ऋतुओं का चक्र बनता है। ये खगोलीय चक्र पृथ्वी पर मौजूद सभी जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम्स का आधार है। पक्षियों का प्रवास, जानवरों की शीत निद्रा, हाइबरनेशन, पौधों का खिलना, ये सब महान आकाशीय घड़ी के अधीन है। हमारे ग्रह पर पानी निरंतर जल चक्र, वाटर साइकिल में रहता है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, बहाव और फिर से वाष्पीकरण, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जीवन के ये सभी महत्वपूर्ण तत्व अपने जैव भू रासायनिक चक्रों में घूमते रहते हैं। निर्जीव प्रकृति से सजीव जीवों में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। स्वयं जीवन भी जन्म, विकास, प्रजनन और मृत्यु का एक चक्र है, जो प्रजातियों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। यहां तक कि हमारे अपने शरीर के भीतर भी हम अनगिनत चक्र देखते हैं। श्वास चक्र, हृदय गति का चक्र, सोने और जागने का चक्र। हमारी कोशिकाएं अपने जीवन चक्र के भीतर लगातार नवीनीकृत होती रहती हैं। शायद संपूर्ण ब्रह्मांड भी इसी सिद्धांत पर संगठित है, क्योंकि चक्रीयता, साइक्लिसिटी ही जटिल प्रणालियों, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अस्तित्व का सबसे प्रभावी और टिकाऊ तरीका है। एक रैखिक प्रणाली, लिनियर सिस्टम, जिसका एक आरंभ और अंत होता है, स्वाभाविक रूप से संसाधन नष्ट करने वाली होती है। वह संसाधनों का उपयोग करती है और अनिवार्य रूप से समाप्ति की ओर बढ़ती है। जबकि एक चक्रीय प्रणाली लंबे समय तक आत्मनवीनीकरण, सेल्फ रिन्यूअल और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होती है। यह अपने अपशिष्टों को पुनर्चक्रित करती है, एक प्रक्रिया के अंत को दूसरी की शुरुआत में बदल देती है। क्या यह संभव है कि एंट्रोपी, एंट्रोपाई, जिसे हम पतन, डिक्लाइन की ओर ले जाने वाला एक पूर्ण नियम मानते हैं, मूलभूत स्तर पर किसी ऐसे वैश्विक चक्र का हिस्सा हो जिसे हम अभी देख नहीं सकते? क्या यह हो सकता है कि सिस्टम के एक हिस्से में अव्यवस्था की वृद्धि दूसरे हिस्से में व्यवस्था की वृद्धि से संतुलित हो जाती है? या फिर जैसा कि पेनारोस का सिद्धांत कहता है, क्या अधिकतम अव्यवस्था ही नए क्रम में संक्रमण, ट्रांजिशन का बिंदु बन जाती है? यदि ऐसा है, तो हमारा ब्रह्मांड केवल मौजूद नहीं है, बल्कि वह जीवित है। वह सांस लेता है, धड़कता है और खुद को नया करता है। और हम अपने सभी छोटे सांसारिक चक्रों के साथ
केवल इस महान ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का एक फ्रैक्टल फ्रैक्टल प्रतिबिंब मात्र है। बिग बैंग के मानक मॉडल के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे मजबूत तर्क है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी। इसे अवशेष विकिरण भी कहा जाता है। यह एक कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से भरा हुआ है। असल में यह महाविस्फोट यानी बिग बैंग की गूंज है। जन्म के बाद शुरुआती 3,80,000 वर्षों तक ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म और घना था कि यह प्लाज्मा के एक घने कोहरे जैसा था। मुक्त इलेक्ट्रॉनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगातार बिखरने के कारण प्रकाश आसानी से यात्रा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब ब्रह्मांड का पर्याप्त विस्तार हुआ और वह ठंडा हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर हाइड्रोजन के परमाणु बना पाए। इस तरह ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी बन गया और ठीक उसी समय जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ था वह आज भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। विस्तार के कारण यह प्रकाश अब परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 2.7 डिग्री 2.7 डिग्रीज सेल्सियस ज्यादा तापमान तक ठंडा हो चुका है। इस सीएमबी का मानचित्र मूल रूप से नवजात ब्रह्मांड की एक तस्वीर है और यह ब्रह्मांड के जन्म और इसके शुरुआती विकास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। लेकिन चक्रीय मॉडल इस पृष्ठभूमि के अस्तित्व को किस तरह समझाते हैं? बिग बाउंस मॉडल में यह सब काफी सीधा है। हर नया बिग बैंग या बाउंस अपनी खुद की गर्म प्लाज्मा चरण को जन्म देता है और परिणाम स्वरूप अपना खुद का सीएमबी भी बनाता है। जो विकिरण हम आज देखते हैं वह पिछले बाउंस की गूंज है। पिछले चक्रों से निकला सीएमबी महासंकुचन बिग क्रंच की चरम स्थितियों में पूरी तरह से नष्ट हो गया और पिघल गया। पेनरोज मॉडल में स्थिति थोड़ी अलग और ज्यादा दिलचस्प है। हमारे मौजूदा इयोन की अवशेष पृष्ठभूमि अनिवार्य रूप से पिछले इयोन के सबसे दूर के भविष्य से रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड और पुनर्संरचित अनरीस्केल्ड पृष्ठभूमि है। वह सारी ऊर्जा जो हमारे चक्र के अंत में अंतरिक्ष में बिखर जाएगी वह अगले चक्र की शुरुआत में उच्च ऊर्जा विकिरण हाई एनर्जी रेडिएशन बन जाएगी। और जिन हॉकिंग स्पॉट्स के बारे में हमने बात की थी वे हमारे यौन की अवशेष पृष्ठभूमि पर पिछले यौन के ब्लैक होल्स की गतिविधि का सीधा निशान है। टकराने वाली ब्राने कोलाइडिंग ब्रेन के मॉडल में भी सीएमबी टकराव के समय ही पैदा होता है। टक्कर की ऊर्जा प्राणी को अत्यधिक तापमान तक गर्म कर देती है जिससे गर्म प्लाज्मा बनता है जो बाद में ठंडा होकर पारदर्शी बन जाता है। इस तरह सभी मुख्य चक्रीय मॉडल सीएमबी की उपस्थिति को समझाने में सक्षम है। इससे भी ज्यादा वे सीएमबी में कुछ ऐसी सूक्ष्म विशेषताओं सटल फीचर्स की भविष्यवाणी करते हैं जो मानक इन्फ्लेशनरी मॉडल की भविष्यवाणियों से अलग हो सकती है। और टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा में इन बेहद बारीक अंतरों की खोज करना ही आज रैखिक लीनियर और चक्रीय साइक्लिकल ब्रह्मांड विज्ञान के समर्थकों के बीच सबसे सक्रिय युद्ध क्षेत्रों बैटलफील्ड्स में से एक है। जब हम ब्रह्मांड के जन्म की बात करते हैं चाहे वह महाविस्फोट बिग बैंग की एक अनूठी घटना हो या चक्रीय साइक्लिकल उछालों में से कोई एक, हम प्रारंभिक ब्रह्मांड की अविश्वसनीय समरूपता की चुनौती से रूबरू होते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी के नक्शे को देखें तो पता चलता है कि आसमान के विभिन्न हिस्सों में तापमान का अंतर केवल 1,00,000वें डिग्री का है। यानी शुरुआती ब्रह्मांड हर तरफ बिल्कुल एक जैसा था। मानक बिग बैंग मॉडल में यह एक बड़ी समस्या खड़ी करता है। ब्रह्मांड के जो क्षेत्र आज हम आसमान के विपरीत सिरों पर देखते हैं वे शुरुआत में एक दूसरे से इतनी दूर थे कि प्रकाश भी उनके बीच यात्रा नहीं कर पाया होगा। ऐसे में वे एक दूसरे से बातचीत करके अपना तापमान बराबर कैसे कर सकते थे? इस समस्या को तथाकथित इन्फ्लेशन स्फीति सिद्धांत हल करता है।
यह परिकल्पना कहती है कि महाविस्फोट के बाद के पहले अत्यंत छोटे अंश में ब्रह्मांड में घातीय रूप से तेजी से, यानी प्रकाश की गति से भी तेज प्रसार हुआ। यह सूक्ष्म आकार से बढ़कर पल भर में ग्रेपफ्रूट जितना बड़ा हो गया। इसी फुलाव ने सभी शुरुआती विषमताओं को चिकना कर दिया और ब्रह्मांड को इतना समरूप बना दिया। लेकिन चक्रीय मॉडल, साइक्लिक मॉडल्स, इस समस्या से कैसे निपटते हैं? बिग बाउंस मॉडल अपना समाधान देता है। संकुचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पिछला ब्रह्मांड बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहा था। उसके पास अपने सभी हिस्सों को तापीय संतुलन में लाने के लिए पर्याप्त समय था। धीमी गति से संपीड़न का चरण इस समरूपता को बनाए रखता है। इस तरह ब्रह्मांड महाउछाल के क्षण तक पहुंचने से पहले ही चिकना और एक समान हो जाता है और उसे जन्म के बाद इन्फ्लेशन के अतिरिक्त चरण की आवश्यकता नहीं होती। टकराने वाले ब्रेन्स, कोलाइडिंग ब्रेन्स के मॉडल में भी, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, समरूपता स्वाभाविक रूप से समझाई जाती है। टकराने से पहले ये ब्रेन्स खरबों वर्षों तक धीरे धीरे पास आते हैं। वे ठंडे, लगभग खाली और बहुत चिकने होते हैं। टक्कर उनकी पूरी सतह पर एक ही समय में होती है, जिससे ऊर्जा का एक समरूप विस्फोट पैदा होता है। इस प्रकार चक्रीय मॉडल न केवल शुरुआती विलक्षणता, इनिशियल सिंगुलैरिटी, का एक विकल्प देते हैं, बल्कि उनके समर्थकों के अनुसार ये ब्रह्मांड की प्रमुख अवलोकन योग्य विशेषताओं को भी अधिक स्वाभाविक रूप से समझा सकते हैं, वह भी इन्फ्लेशनरी फील्ड जैसे अतिरिक्त तत्वों को पेश किए बिना। ये मॉडल एक पहेली, बिग बैंग से पहले क्या था और वह इतना खास क्यों था, को एक दूसरी, शायद ज्यादा मौलिक पहेली से बदल देते हैं। एक शाश्वत आत्मपोषक चक्र का रहस्य। यह प्रतिमान परिवर्तन है, निर्माण की एक अनूठी घटना से हटकर पुनर्जन्म की एक चिरस्थायी प्रक्रिया की ओर। आइए हम एक बार फिर शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रेकरेंस के विचार पर लौटते हैं, लेकिन इस बार इसे सूचना, इंफॉर्मेशन के नजरिए से देखते हैं। भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि सूचना को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत ब्लैक होल के तथाकथित सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, का आधार है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो उसके बारे में सारी जानकारी, उसकी संरचना, बनावट और उसका इतिहास हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर यह क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। स्टीफन हॉकिंग और अन्य भौतिकविदों ने दशकों तक इस समस्या से जूझने के बाद अब इस बात पर सहमति बनाई है कि जानकारी किसी न किसी तरह से सुरक्षित रहती है। हो सकता है कि वह घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन की सतह पर, या स्वयं हॉकिंग विकिरण में एनकोड हो। अब इस सिद्धांत को चक्रीय ब्रह्मांड, साइक्लिक यूनिवर्स पर लागू करते हैं। यदि सूचना नष्ट नहीं हो सकती तो महासंकुचन, बिग क्रंच, या ब्रेन्स के टकराने के समय उसका क्या होता है? क्या पिछले चक्र की जानकारी सुरक्षित रहती है? अगर हां, तो किस रूप में? हो सकता है कि हर नया चक्र बिल्कुल साफ पन्ने से शुरू न होता हो। शायद इसमें पिछले चक्रों की स्मृति, मेमोरी, एनकोड होती है। ये ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, में सूक्ष्म उतार चढ़ाव या आकाशगंगाओं के वितरण में दिखाई दे सकता है। यह उस किताब जैसा है जिसे मिटाकर फिर से लिखा जाता है, लेकिन पन्नों पर पुराने अक्षरों के हल्के निशान फिर भी बाकी रह जाते हैं। कुछ साहसी परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, और भी आगे जाती है। उदाहरण के लिए, भौतिक विज्ञानी ली स्मोलिन अपने ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन, कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन, के सिद्धांत में यह मानते हैं कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के निर्माण के माध्यम से प्रजनन, रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारे ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक ब्लैक होल थोड़े बदले हुए भौतिक नियमों के साथ एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है, और वही ब्रह्मांड बचते हैं, यानी सबसे अधिक ब्लैक होल पैदा करते हैं, जिनके नियम इस प्रक्रिया के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। इस मॉडल में जनक ब्रह्मांड की जानकारी संतति ब्रह्मांड में स्थानांतरित होती है,
लेकिन हल्के उत्परिवर्तन म्यूटेशंस के साथ। इससे ब्रह्मांडों का विकास होता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अस्तित्व के लिए अधिक से अधिक अनुकूल होते जाते हैं। इस विश्व दृष्टिकोण में शाश्वत पुनरावृत्ति एक ही चीज की सटीक पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का शाश्वत विकास, उसका निरंतर आत्म सुधार है। प्रत्येक चक्र पिछले चक्र के समान नहीं होता, बल्कि वह उसका वंशज होता है, जो उसकी विरासत को साथ लिए चलता है, लेकिन कुछ नया भी जोड़ता है। यह ब्रह्मांड को एक स्थिर, दोहराई जाने वाली मशीन से बदलकर एक जीवंत, विकसित होते हुए जीव में बदल देता है, जो अपने पिछले जीवन से सीखता है। यह विचार कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो खरबों वर्षों के ऐसे ब्रह्मांडीय विकास का उत्पाद है, किसी साधारण पुनरावृत्ति के विचार से कम रोमांचक नहीं है। हम जिन भी चक्रीय मॉडलों की बात करते हैं, वे अंततः मानक ब्रह्मांड विज्ञान की तरह ही एक ही बड़ी बाधा से टकराते हैं, और वह है आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभों को एकजुट करने की आवश्यकता। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी। सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना, जैसे ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं का सटीक वर्णन करता है। वहीं क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटे पैमाने की दुनिया, परमाणुओं और मौलिक कणों के संसार को पूरी तरह से समझाती है। लेकिन ये दोनों सिद्धांत अलग-अलग भाषाओं में बात करते हैं और अलग-अलग सिद्धांतों पर आधारित हैं। जब तक हम इन्हें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के एक एकीकृत सिद्धांत में नहीं मिलाते, तब तक हम ठीक से यह नहीं बता सकते कि ब्लैक होल के केंद्र या बिग बैंग के क्षण जैसी चरम स्थितियों में क्या होता है, या हमारे संदर्भ में बिग बाउंस, महाउछाल के क्षण में क्या होता है। यह वही बिंदु है जहां पूरा ब्रह्मांड प्लैंक आयामों तक संकुचित हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण संबंधी तथा क्वांटम प्रभाव दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्पेस टाइम के साथ क्या होता है? क्या यह खंडित क्वांटा में टूट जाता है? पदार्थ कैसे व्यवहार करता है? क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के भविष्य के सिद्धांत को इन सवालों के जवाब देने होंगे, और यही जवाब निर्धारित करेंगे कि क्या महाउछाल वास्तव में संभव है या नहीं। ऐसी ही एक अग्रणी उम्मीदवार सिद्धांत है लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, लूप क्वांटम ग्रेविटी। स्ट्रिंग सिद्धांत के विपरीत इसे अतिरिक्त आयामों की आवश्यकता नहीं होती है। यह सिद्धांत यह मानता है कि स्पेस टाइम स्वयं चिकना और निरंतर नहीं है, बल्कि यही छोटे छोटे असतत डिस्क्रीट लूपों या गांठों से मिलकर बना है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के घनत्व की एक परम सीमा होती है। ब्रह्मांड को अनंत रूप से सघन बिंदु तक संपीड़ित करना असंभव है। जब घनत्व इस सीमा तक पहुंच जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल होने के बजाय प्रतिकर्षण बल रिपल्सिव फोर्स में बदल जाता है, और यही क्वांटम प्रतिकर्षण बल बिग बाउंस महाउछाल का कारण बनता है। इस प्रकार लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, जिसमें यह शास्त्रीय विलक्षणता क्लासिकल सिंगुलैरिटी को क्वांटम उछाल से प्रतिस्थापित करता है। यदि यह सिद्धांत सही है, तो विस्तार और संकुचन के चक्र केवल एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि वे वास्तविकता के ताने बाने का ही एक मौलिक गुण है। इसका अर्थ यह है कि हमारा ब्रह्मांड पिछले ब्रह्मांड से पैदा होने के लिए बाध्य था, और वह अगले ब्रह्मांड को भी जन्म देने के लिए बाध्य है। यह एक शाश्वत और अपरिहार्य प्रक्रिया है, जो अस्तित्व की मूलभूत नींव में निहित है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि हम केवल एक चक्रीय साइक्लिक ही नहीं, बल्कि एक हूबहू दोहराए जाने वाले ब्रह्मांड में जी रहे हैं। हर चक्र पिछले चक्र के कण कण तक एक जैसा है। ऐसे में स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की हमारी इस धारणा का क्या होगा? यदि आपका हर कार्य, हर विचार, हर भावना पिछले चक्र में पहले ही तय हो चुकी थी और अगले चक्र में भी वह हूबहू दोहराई जाएगी, तो क्या आपके पास सच में कोई विकल्प है? यह सवाल हमें नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म और स्वतंत्र इच्छा के बीच के उस पुराने दार्शनिक विवाद पर वापस ले जाता है।
नियतिवाद वह वैचारिक स्थिति है जो मानती है कि सभी घटनाएं, यहां तक कि हमारे मानवीय कार्य भी पिछली वजहों से पूर्व निर्धारित होते हैं। क्लासिकल न्यूटोनियन भौतिकी में ब्रह्मांड को एक विशाल घड़ी के तंत्र, क्लॉकवर्क मैकेनिज्म की तरह समझा जाता था। यदि कणों की शुरुआती स्थिति और गति पता हो, तो सैद्धांतिक रूप से पूरा भविष्य बताया जा सकता है और अतीत को फिर से बनाया जा सकता है। ऐसे ब्रह्मांड में स्वतंत्र इच्छा बस एक भ्रम मात्र है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के आने से उसके अनिश्चितता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, और संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के स्वरूप के साथ ऐसा लगा कि स्वतंत्र इच्छा के लिए शायद जगह बन गई है। मूलभूत स्तर पर दुनिया अप्रत्याशित है। हालांकि शाश्वत पुनरावृत्ति, एटर्नल रिटर्न का विचार अपने सख्त रूप में हमें नियतिवाद के एक और भी कठोर रूप, सुपर डिटर्मिनिज्म की ओर धकेलता है। आपका जीवन केवल भौतिकी के नियमों और शुरुआती स्थितियों से ही नहीं, बल्कि इस तथ्य से पूर्व निर्धारित है कि यह पहले ही घटित हो चुका है, और वह भी अनगिनत बार। आप कोई और चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले चक्र में आपने वह चुनाव नहीं किया था। यह एक निराशाजनक दृष्टिकोण लग सकता है, जो जीवन से सारा अर्थ छीन लेता है। जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो कोशिश क्यों करे, अच्छा क्यों बने? लेकिन इस पर दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। नीत्शे के विचार प्रयोग की तरह यह ज्ञान आपके कार्यों को एक नई, अभूतपूर्व महत्ता दे सकता है। यदि आपका कार्य अनंत काल तक दोहराया जाना है, तो आपको इसे इस तरह से करना होगा कि आप इसे बार बार जीने के लिए तैयार हों। यह हमें जीवन के हर पल को अत्यधिक गंभीरता और जिम्मेदारी से देखने के लिए मजबूर करता है। हर चुनाव एक शाश्वत चुनाव बन जाता है। हो सकता है कि स्वतंत्र इच्छा घटनाओं के क्रम को बदलने की क्षमता में नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने और उसे गरिमा, साहस और प्रेम के साथ जीने की क्षमता में निहित हो। यह नियति से आजादी नहीं है, बल्कि नियति के भीतर की आजादी है। यह शाश्वत पुनरावृत्ति को हाँ कहने की क्षमता है, जो इसे अभिशाप से वरदान में बदल देती है। समय के चक्रों में हमारी यह यात्रा कुछ ब्रह्मांडीय मॉडलों द्वारा अनुमानित एक और प्रकार की चक्रीयता का जिक्र किए बिना अधूरी है। इसे ही शाश्वत स्फीति, एटर्नल इन्फ्लेशन, कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, स्फीति, इन्फ्लेशन, वह काल्पनिक दौर है जब महाविस्फोट, बिग बैंग, के तुरंत बाद ब्रह्मांड का अति तेज विस्तार हुआ था। शाश्वत स्फीति का सिद्धांत कहता है कि यह प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद कभी पूरी तरह से थम नहीं पाती। संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी मल्टीवर्स, लगातार फैलता रहता है। हालांकि इसके कुछ क्षेत्रों में स्फीति, इन्फ्लेशन, अचानक रुक जाती है, और इन्हीं स्थानों पर हमारे जैसे बुलबुले ब्रह्मांड, बबल यूनिवर्सेस, जन्म लेते हैं। ऐसे बुलबुले के भीतर स्फीति रुक चुकी होती है और एक सामान्य धीमा महाविस्फोट शुरू होता है। लेकिन इस बुलबुले के बाहर अंतरिक्ष भयंकर गति से फूलता रहता है, और इसमें लगातार नए बुलबुले ब्रह्मांड पैदा होते रहते हैं। यह प्रक्रिया अनंत है। यह अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म देती है, और हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अलग अलग हो सकते हैं। इस अनंत मल्टीवर्स में जो कुछ भी संभव है, वह अनिवार्य रूप से होगा, और वह भी अनगिनत बार होगा। यह हमें शाश्वत पुनरावृत्ति, एटर्नल रिकरेंस के एक अन्य स्वरूप की ओर ले जाता है। मल्टीवर्स के उस असीमित विस्तार में कहीं न कहीं एक और बुलबुला मौजूद है, जहां का इतिहास बिल्कुल हमारे जैसा है। वहां हमारी आकाशगंगा, हमारा ग्रह और आपकी एक हूबहू प्रति मौजूद है, और ऐसी प्रतियों की कोई सीमा नहीं है। यह महापलटाव, बिग बाउंस या पेनारोस के मॉडलों की तरह कोई काल आधारित चक्र नहीं है, बल्कि यह एक स्थानिक चक्र है। आपका जीवन एक ही ब्रह्मांड में समय के साथ नहीं दोहराया जाता, बल्कि यह अनंत समानांतर ब्रह्मांडों में स्थान के आधार पर दोहराया जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से निष्कर्ष एक ही निकलता है। आपका जीवन अद्वितीय, यूनिक नहीं है।
यही अनगिनत समान प्रतियों में से महज एक प्रति है। यह हमें व्यक्तित्व सेल्फहुड के स्वरूप पर गहराई से विचार करने के लिए विवश करता है। आखिर कौन सी चीज आपको आप बनाती है? यदि आपकी अनंत सटीक प्रतियां ठीक वैसा ही जीवन जी रही है, तो आपका अस्तित्व या आपका मैं कहाँ है? क्या यह सिर्फ परमाणुओं के इस खास संयोजन का एक अद्वितीय गुण है, या फिर यह कोई अमूर्त पैटर्न है जो कई स्थानों पर साकार हो रहा है? ये प्रश्न भौतिकी के दायरे से कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता की संरचना को समझने वाले सबसे साहसी और वृहद सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो इनका उठना अपरिहार्य है। आइए चक्रीय समय साइक्लिक टाइम से जुड़ी एक और दिलचस्प अवधारणा पर विचार करें, जो कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और सैद्धांतिक भौतिकी थियोरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र से आती है। यह कंप्यूटेबल यूनिवर्स या डिजिटल फिजिक्स की परिकल्पना है। इस विचार का मूल आधार यह है कि ब्रह्मांड अपने सबसे बुनियादी स्तर पर कणों, पार्टिकल्स और क्षेत्रों, फील्ड्स का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक विशाल कंप्यूटर है जो किसी प्रोग्राम को चला रहा है। हर प्रक्रिया, कणों की हर परस्पर क्रिया, एक मौलिक गणना, एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल ऑपरेशन है। ब्रह्मांड का संपूर्ण विकास इस कॉस्मिक कंप्यूटर के ऑपरेशन का परिणाम है। अगर ऐसा है, तो सवाल उठता है कि इस प्रोग्राम की प्रकृति क्या है? क्या यह अनंत, इन्फिनिट है, या इसकी लंबाई सीमित, फाइनाइट है, और समय के साथ यह खुद को दोहराना शुरू कर देगी? एक साधारण कंप्यूटर प्रोग्राम की कल्पना कीजिए जो छद्म यादृच्छिक संख्याएं, सूडो रैंडम नंबर्स उत्पन्न करता है। हालांकि ये संख्याएं यादृच्छिक, रैंडम लगती हैं, लेकिन वे एक निश्चित एल्गोरिथम के अनुसार उत्पन्न होती हैं। यदि यह प्रोग्राम काफी देर तक चलता है, तो यह अनिवार्य रूप से संख्याओं के उसी क्रम को दोहराना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि इसका व्यवहार चक्रीय है। यदि हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक कंप्यूटर है और इसके प्रोग्राम यानी भौतिकी के नियम की जटिलता सीमित है, तो इसका इतिहास भी समय के साथ दोहराया जाना चाहिए। किसी भी क्षण में पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को सीमित संख्या में बिट्स बिट्स जानकारी द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ऐसी अवस्थाओं की संख्या भले ही खगोलीय रूप से विशाल हो, लेकिन है तो सीमित ही। और यदि ऐसा है, तो देर सवेर ब्रह्मांड वापस उसी अवस्था में आ जाएगा जिसमें वह पहले कभी था। और चूंकि इसका विकास प्रोग्राम द्वारा निर्धारित डिटर्मिनिस्टिक है, इसलिए उस बिंदु से इसकी पूरी भावी कहानी पिछले चक्र को हूबहू दोहराएगी। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू किया गया पॉइंकेयर पुनरावृत्ति प्रमेय, पॉइंकरे रिकरेंस थ्योरम कहा जाता है। यह प्रमेय कहता है कि सीमित अवस्थाओं वाली कोई भी बंद प्रणाली, क्लोज्ड सिस्टम, जल्द या बाद में अपनी प्रारंभिक अवस्था के यथासंभव निकट की किसी अवस्था में वापस आ जाएगी। इस विश्व दृष्टि में चक्रीयता किसी उछाल, बाउंसेस या ब्रेन्स वाली अजीबोगरीब ब्रह्मांड विज्ञान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे संसार का वर्णन करने के लिए आवश्यक जानकारी की सीमितता, फाइनाइटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक अपरिहार्य गणितीय परिणाम है। हम एक विशाल चक्र के भीतर जी रहे हैं, क्योंकि हमारी वास्तविकता जिस प्रोग्राम पर चलती है, वह अनंत नहीं है। और ब्रह्मांडीय प्रोसेसर, यूनिवर्सल प्रोसेसर का हर टिक हमें उस क्षण के करीब ला रहा है जब पूरा इतिहास अपना नया दौर शुरू करेगा। जब हम चक्रीय ब्रह्मांड, साइक्लिक यूनिवर्स की विभिन्न मॉडलों पर विचार करते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हमारे पास कोई भी प्रेक्षण आंकड़े, ऑब्जर्वेशनल डेटा है जो इन साहसी विचारों को या तो सिद्ध करे या खारिज, या फिर ये सब केवल कोरी अटकलें, प्योर स्पेकुलेशन बनकर रह जाएगा? जैसा कि हमने पहले भी बात की है, सबसे आशाजनक दिशाओं में से एक है ब्रह्मांडीय अवशेष विकिरण, रेलिक्ट रेडिएशन में पिछले चक्रों के निशान खोजना। ये निशान रोजर पेनारोस द्वारा सुझाए गए हॉकिंग बिंदु, हॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी विसंगतियां, एनॉमली, जो मानक स्फीति मॉडल
स्टैंडर्ड इन्फ्लेशनरी मॉडल के दायरे से बाहर हों। उदाहरण के लिए बिग बाउंस महाउछाल के कुछ मॉडल विशिष्ट प्रकार की गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी करते हैं। ये तरंगें संपीड़न और उछाल कॉन्ट्रैक्शन और बाउंस के क्षण में उत्पन्न हुई होंगी। अगर हम भविष्य की वैधशालाओं की मदद से इन अवशेष गुरुत्वाकर्षण तरंगों को खोज और माप पाते हैं, तो हम सैद्धांतिक रूप से उछाल के परिदृश्य को स्फीति के परिदृश्य से अलग पहचान पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण दिशा है श्याम ऊर्जा डार्क एनर्जी के गुणों का सटीक मापन। हमें यह समझना होगा कि क्या यह केवल ब्रह्मांडीय स्थिरांक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है या इसकी सघनता डेंसिटी समय के साथ बदलती है, जैसा कि क्विंटन्स मॉडल सुझाव देता है। यदि भविष्य के प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि श्याम ऊर्जा कमजोर हो रही है या फिर अपना प्रभाव बदलकर आकर्षक बन सकती है, तो यह भविष्य में महासंपीड़न बिग क्रंच की संभावना के पक्ष में एक मजबूत तर्क बन जाएगा। वैज्ञानिक तीव्र गुरुत्वाकर्षण स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के क्षेत्रों में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी से संभावित विचलन डिविएशन की भी तलाश कर रहे हैं। अगर लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण लूप क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत सही है, तो इसके प्रभाव उदाहरण के लिए ब्लैक होल के पास पदार्थ के व्यवहार या उनके विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों के गुणों में दिखाई दे सकते हैं। निसंदेह ये सभी खोजें प्रौद्योगिकी और सैद्धांतिक सोच की अग्रिम पंक्ति पर हैं। हम जिन संकेतों की तलाश कर रहे हैं वे बेहद कमजोर हैं और उन्हें शोर नॉइज से अलग करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल बिग बैंग का मानक स्फीति मॉडल स्टैंडर्ड इन्फ्लेशनरी मॉडल वर्तमान डेटा के साथ बेहतर तालमेल बिठाता है। यह ज्यादा सरल है और इसे किसी विदेशी एक्सोटिक भौतिकी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विज्ञान ठहरता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में नए ज्यादा सटीक टेलीस्कोप और गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर हमें इस मौलिक प्रश्न का उत्तर दे दें। शायद हम न केवल अपने शिशु ब्रह्मांड की तस्वीर देख पाएंगे, बल्कि उस ब्रह्मांड की धुंधली परछाई भी जो इससे पहले मौजूद था। आइए अब हम फिर से अपने मानव अनुभव की ओर लौटें और देखें कि चक्रीय समय साइक्लिक टाइम का विचार हमारी धारणा और मनोविज्ञान में किस तरह प्रतिध्वनित होता है। हमने देजावू की बात तो की थी, लेकिन इसके अलावा और भी गहरे जुड़ाव या गूंज है। कर्मा की अवधारणा जो कई पूर्वी धर्मों के केंद्र में है, अपने मूल में एक चक्रीय विचार ही है। इस जीवन में हमारे कार्य हमारे अगले जन्म की स्थितियों को निर्धारित करते हैं। यह कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट की एक अनंत श्रृंखला है, जिसे संसार या संस्कृति संसारा कहा जाता है। इससे मुक्ति केवल ज्ञान एनलाइटमेंट प्राप्त करके ही संभव है। भले ही यह कोई भौतिक सिद्धांत न हो, लेकिन इसमें दोहराव और परिणामों का वही विचार निहित है जो एक जीवन काल से परे जाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल हम अक्सर अपने ही आंतरिक चक्रों को जीते हैं। हम एक ही तरह के व्यवहार पैटर्न को दोहराते हैं, रिश्तों में बार बार एक ही गलती करते हैं और पुरानी आदतों की ओर लौट आते हैं। मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी काफी हद तक इन अचेतन चक्रों को समझने और उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर दोहराव की यह प्रवृत्ति किसी अधिक मौलिक ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का प्रतिबिंब हो। यहां तक कि हमारी रचनात्मकता में उन कहानियों में जो हम सुनाते हैं, हम लगातार चक्रीय संरचनाओं की ओर लौटते हैं। जोसेफ कैंपबेल द्वारा वर्णित मोनोमिथ या नायक की यात्रा हीरोज जर्नी की अवधारणा चक्रीय है। नायक अपनी सामान्य दुनिया को छोड़ता है, अलौकिक दुनिया में परीक्षणों से गुजरता है, कोई पुरस्कार या ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी दुनिया को नया करने के लिए वापस लौटता है। यह संरचना अनगिनत मिथकों, कहानियों और आधुनिक फिल्मों का आधार है। यह हमें इसलिए प्रभावित करती है
क्योंकि यह हमारे विकास और परिवर्तन के अपने अनुभव को दर्शाती है, जो स्वयं भी चक्रीय है। हम लगातार संकट और पुनरुत्थान के चक्रों से गुजरते हैं। चक्रीय ब्रह्मांड का विचार हमें न केवल इसलिए इतना आकर्षक लग सकता है क्योंकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुरुचिपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे आंतरिक अनुभव के साथ गहराई से मेल खाता है। यह हमें बताती है कि अंत हमेशा अंत नहीं होता, कि विनाश भी रचनात्मक हो सकता है, और यह कि हमारे पास हमेशा एक नई शुरुआत का, उस सर्पिल एस्परल के एक नए मोड़ का मौका होता है, ताकि अगले चक्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या ब्रह्मांडीय, हम थोड़ा बेहतर बन सके। चक्रीय ब्रह्मांड पर अपने शोध में हमने मुख्य रूप से भविष्य के दो परिदृश्यों के बारे में बात की थी, या तो शाश्वत विस्तार, हमेशा के लिए फैलाव, या फिर संकुचन और उछाल, कॉन्ट्रैक्शन और बाउंस। लेकिन एक तीसरा, मध्यवर्ती और बहुत ही विशिष्ट विकल्प भी मौजूद है, जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की ज्यामिति, ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार दिक् काल स्पेस टाइम की तीन तरह की ज्यामिति हो सकती है। यह एक कागज की शीट की तरह समतल, फ्लैट हो सकता है। यह और्णात्मक वक्रता, नेगेटिव कर्वेचर के साथ खुला, ओपन हो सकता है, जैसे घोड़े की काठी की सतह। और यह धनात्मक वक्रता, पॉजिटिव कर्वेचर के साथ एक गोले की सतह की तरह बंद, क्लोज्ड हो सकता है। पहले दो मामलों में यदि डार्क एनर्जी बनी रहती है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा। लेकिन तीसरे यानी बंद, क्लोज्ड मामले में उसका भाग्य पहले से ही तय है। एक बंद ब्रह्मांड का आयतन सीमित होता है, हालांकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की सतह सीमित है, पर आप बिना किनारे पर पहुंचे इस पर हमेशा के लिए चलते रह सकते हैं। और ऐसा ब्रह्मांड डार्क एनर्जी की मौजूदगी से अप्रभावित होकर अंततः ढहने, कोलैप्स के लिए अभिशप्त है। इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण अनिवार्य रूप से हो जाएगा। यह एकमात्र ऐसा परिदृश्य है जहां महासंकुचन, बिग क्रंच की गारंटी है। वर्तमान में हमारे अवलोकन बहुत उच्च सटीकता के साथ दिखाते हैं कि ब्रह्मांड समतल है। इसकी वक्रता यदि है भी तो शून्य के बहुत करीब है। यह मुद्रास्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशन थ्योरी के मजबूत समर्थन में से एक है, जो इसी तरह की समतलता की भविष्यवाणी करता है। हालांकि हमारे माप बिल्कुल सटीक नहीं है। ये संभव है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत हल्की धनात्मक वक्रता हो, जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा है, तो हम एक विशालकाय चार आयामी हाइपरस्फीयर की सतह पर रह रहे हैं। और यद्यपि यह वर्तमान में विस्तार कर रहा है, दूर भविष्य में यह अपने अधिकतम आकार तक पहुंचेगा और सिकुड़ना शुरू कर देगा। यह परिदृश्य महाउछाल, बिग बाउंस के विचार को सबसे स्वाभाविक और अपरिहार्य बनाता है। यदि ब्रह्मांड बंद है, तो विस्तार और संकुचन के चक्र इसका अंतर्निहित गुण हो सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सांस लेना, सांस अंदर लेना, विस्तार, और सांस बाहर छोड़ना, संकुचन। एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। ऐसे ब्रह्मांड में अनंत तक भाग जाने की कोई समस्या नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वह देर सबेर वापस आएगा, ताकि एक नए चक्र में भाग ले सके। ब्रह्मांड की ज्यामिति का प्रश्न आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी के मुख्य प्रश्नों में से एक है, और भविष्य में किए जाने वाले और भी सटीक मापन इसका अंतिम उत्तर दे सकते हैं, और इस तरह शायद हमारे संसार का भाग्य निर्धारित कर सकते हैं और इसकी शाश्वत चक्रीय प्रकृति की पुष्टि कर सकते हैं। हमने इस बारे में बहुत चर्चा की है कि कैसे एक ब्रह्मांड दूसरे की जगह लेता है, लेकिन एक चक्र से अगले चक्र में वास्तव में क्या स्थानांतरित होता है? क्या वे सिर्फ भौतिकी के मूलभूत नियम हैं या कुछ और भी? आइए इस प्रश्न को जटिलता के दृष्टिकोण से देखें। हमारा ब्रह्मांड समय के साथ अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है। शुरुआत में कणों के एक सरल समरूप मिश्रण यानी सूप से यह सबसे जटिल संरचनाओं, आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अंततः जीवन और चेतना या बुद्धि तक विकसित हुआ है। जटिलता बढ़ने की यह प्रक्रिया
पहली नजर में ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का खंडन करती हुई लगती है, जो अराजकता या अव्यवस्था के बढ़ने की बात कहता है। लेकिन वास्तविकता में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी स्थानीय व्यवस्था, जैसे कि एक जीवित जीव, का निर्माण हमेशा आसपास के वातावरण में कुल अव्यवस्था या एंट्रोपी की वृद्धि के साथ होता है। उदाहरण के लिए, सूर्य कम एंट्रोपी वाली ऊर्जा का स्रोत होते हुए पृथ्वी पर जीवन को जटिल संरचनाएं बनाने की अनुमति देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सूर्य स्वयं और पूरा ब्रह्मांड समग्र रूप से अधिक अराजक होते जाते हैं। अब कल्पना करें कि चक्र के अंत में क्या होता है। महासंपीड़न, बिग क्रंच के मॉडल में यह सारी संचित जटिलता, आकाश गंगाएं, तारे, सूचना एक धधकते हुए कुंड में नष्ट हो जाएगी। ऐसा लगता है कि हर चक्र शून्य से एक सरल और समरूप अवस्था से शुरू होता है। लेकिन क्या यह सच है? कुछ सिद्धांतकार, जैसे कि पहले उल्लेख किए गए लीस मोलिन, यह अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड के पुनर्जन्म का तंत्र अपूर्ण, इम्परफेक्ट हो सकता है। ये पिछले चक्र की जटिलता से संबंधित कुछ जानकारी को बनाए रख सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे डीबॉट-एन-ए-ए, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीव की जटिलता के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। संभवतः कुछ ब्रह्मांडीय जीन, कॉस्मोलॉजिकल जीन्स मौजूद हैं, जो महाउछाल, बिग बाउंस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मांड न केवल भौतिकी के नियमों में बदलाव के अर्थ में विकसित हो सकता है, बल्कि जटिलता के संचय के अर्थ में भी विकसित हो सकता है। प्रत्येक अगला चक्र संभावित रूप से पिछले चक्र की तुलना में अधिक जटिल हो सकता है। इसमें जीवन और चेतना के विकास की अधिक क्षमता हो सकती है। विश्व की इस रोमांचक तस्वीर में हम अनंत अर्थहीन दोहरावों में से एक के मात्र आकस्मिक निवासी नहीं हैं। हम ब्रह्मांडीय विकास की एक भव्य प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ब्रह्मांड सीखता है, विकसित होता है और अपने हर नए जन्म के साथ अधिकाधिक जटिल और संभवतः अधिक बुद्धिमान होता जाता है। हमारी चेतना अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि इस अनंत आरोहण में केवल एक पायदान हो सकती है। आइए हम पेनरोज के सिद्धांत पर लौटते हैं, क्योंकि यह समय और उसके अंत को देखने का सबसे मौलिक और बेहतरीन नजरिया पेश करता है। उनके अनुरूप चक्रवाली ब्रह्मांड विज्ञान, कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी या सीसीसी का मुख्य विचार यह है कि ब्रह्मांड की दो चरम अवस्थाओं में, शुरुआत में गर्म सघन सिंगुलैरिटी और अंत में ठंडा खाली अनंत काल, भौतिकी पैमाने स्केल के प्रति असंवेदनशील हो जाती है। इसे ही अनुरूप निश्चलता, कॉन्फॉर्मल इनवेरियंस कहा जाता है। सरल भाषा में इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए, आपके पास एक तस्वीर है। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसके सभी अनुपात समान रहेंगे। कोण वही रहेंगे, आकार वही रहेंगे। ठीक इसी तरह इन दोनों चरम अवस्थाओं में ब्रह्मांड के भौतिक नियम नहीं बदलते, भले ही आप उसे खिंचाव दें या सिकोड़ दें। पेनारोज का तर्क है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन अवस्थाओं में ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसका विराम द्रव्यमान, रेस्ट मैस हो। शुरुआत में यह द्रव्यमान रहित कणों का गर्म प्लाज्मा है। अंत में ब्लैक होल के वाष्पीकरण के बाद यह द्रव्यमान रहित फोटोनों की ठंडी गैस होती है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है, द्रव्यमान के बिना समय और दूरी की अवधारणाएं अर्थहीन हो जाती हैं। समय को मापने के लिए कोई घड़ी नहीं है और दूरी मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। और ठीक इसी बिंदु पर पेनरोज अपनी शानदार चाल चलते हैं। वह कहते हैं, यदि पैमाना मायने नहीं रखता तो आइए हम भविष्य के उस अनंत बड़े और खाली ब्रह्मांड को केवल एक अनंत छोटे बिंदु तक सिकोड़ दें। भौतिकी के दृष्टिकोण से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यह अनंत छोटा बिंदु वास्तव में महाविस्फोट, बिग बैंग की सिंगुलैरिटी ही है। इस प्रकार एक दुनिया का अंत दूसरे की शुरुआत बन जाता है। यह बिग बाउंस मॉडल की तरह संपीड़न, सिकुड़ने की भौतिक प्रक्रिया नहीं है।
ये एक गणितीय पहचान है। एक युग, एओन का भविष्य का अनंत काल ही अगले युग का शुरुआती बिंदु बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे दुनिया के नक्शे पर पूर्वी किनारा पश्चिमी किनारे से मेल खाता है। आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं और अंततः पश्चिम से उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं। ठीक वैसे ही समय में अनंत काल तक भविष्य की ओर बढ़ते हुए आप अतीत में पहुंच जाते हैं। इस मॉडल में समय वास्तव में एक बंध चक्र है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मॉडल एंट्रोपी एंट्रोपी की समस्या को हल करता है। पेनरोज के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की पूरी विशाल एंट्रोपी अगले युग में स्थानांतरित हो जाती है और उसके व्यवस्थित शुरुआत का आधार बनती है। यह आधुनिक विज्ञान के सबसे सुंदर और साहसी विचारों में से एक है, जो हमें समय, अंतरिक्ष और अनंत काल की प्रकृति पर बिल्कुल नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आइए एक और सवाल पर विचार करें, जो दोहराए जाने वाले ब्रह्मांड रिपीटिंग यूनिवर्स के विचार से स्वाभाविक रूप से उठता है। अगर ये चक्र सचमुच मौजूद है, तो क्या वे हमेशा एक जैसे होते हैं या फिर हर नए चक्र में संयोग और नवीनता के लिए जगह होती है? यहां हम फिर से क्लासिकल, शास्त्रीय और क्वांटम भौतिकी के बीच के टकराव का सामना करते हैं। यदि हमारा संसार पूरी तरह से एक क्लासिकल, नियतिवादी, डिटर्मिनिस्टिक मशीन की तरह होता और यदि यह चक्र के अंत में बिल्कुल उसी प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट में लौट आता, तो हां, इसका बाद का पूरा इतिहास पिछली बार की सटीक नकल होता। यह ब्रह्मांड के पैमाने पर ग्राउंडहॉग डे जैसा होता। हर कण अपने रास्ते को दोहराता, हर तारा ठीक उसी पल चमकता और बुझ जाता, हर जीवित प्राणी बिल्कुल वही जीवन जीता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा संसार मौलिक स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का पालन करता है और क्वांटम यांत्रिकी स्वभाव से ही संभाव्यता प्रोबेबिलिस्टिक पर आधारित है। हम यह सटीक रूप से नहीं बता सकते कि कोई विशेष रेडियोधर्मी परमाणु कब विघटित होगा। हम केवल उस घटना की संभावना के बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड की कई प्रक्रियाएं आकाशगंगाओं के निर्माण से लेकर डीएनए में उत्परिवर्तन तक अपने मूल में क्वांटम यादृच्छिकता, क्वांटम रैंडमनेस रखती है। चक्रीय मॉडलों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही एक नए चक्र की शुरुआत में ब्रह्मांड के वृहद मापदंड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स समान हो, वही घनत्व, डेंसिटी, वही तापमान, भौतिकी के वही नियम, फिर भी उसका सूक्ष्म इतिहास, माइक्रोस्कोपिक हिस्ट्री पूरी तरह से अलग हो सकता है। शुरुआती ब्रह्मांड में होने वाले क्वांटम उतार चढ़ाव, जो बाद में आकाशगंगाओं के समूह बन गए, हर चक्र में अलग होंगे। यह पासा फेंकने जैसा है। भले ही आप पासा एक ही स्थिति से और उसी बल से फेंकें, सूक्ष्म उतार चढ़ाव के कारण परिणाम हर बार थोड़ा अलग होगा। इसी तरह ब्रह्मांड का हर नया चक्र पासे का एक नया दाम होगा। इसमें आकाशगंगाएं अलग अलग जगहों पर बन सकती है। तारों का द्रव्यमान, मैस अलग हो सकता है। पृथ्वी जैसे ग्रहों पर विकास, एवोल्यूशन का मार्ग पूरी तरह से भिन्न हो सकता है। हो सकता है कि एक चक्र में डायनासोर विलुप्त न हो, दूसरे में मंगल पर बुद्धिमान जीवन उत्पन्न हो जाए और तीसरे में शायद जीवन का नामो निशान भी न हो। यह हमें बताता है कि शाश्वत पुनरागमन, इटर्नल रिकरेंस, दास्तापूर्ण दोहराव नहीं है, बल्कि शाश्वत सृजन, इटर्नल क्रिएशन है। ब्रह्मांड हर बार उन्हीं नियमों का उपयोग करके एक नया खेल खेलता है, लेकिन परिणाम हमेशा अद्वितीय होता है और इस भिन्नताओं की अनंत श्रृंखला में सभी संभावित कहानियां साकार होती हैं। ऐसे में हमारा जीवन केवल इस विशेष चक्र के लिए अद्वितीय है, लेकिन यह उन अनगिनत संस्करणों में से मात्र एक है, जो रहे हैं, जो हैं और जो होंगे। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, वह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से मेहमान नवाज प्रतीत होता है। यही तथ्य तथाकथित एंथ्रोपिक सिद्धांत का आधार है। इसका कमजोर सूत्रीकरण, वीक फॉर्मुलेशन, यह कहता है हम ब्रह्मांड को वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, क्योंकि अगर यह अलग होता
तो हम इसे देखने के लिए यहां मौजूद ही नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी ज्यादा होता, तो तारे, स्टार्स बहुत जल्दी जल जाते, जिससे जीवन को विकसित होने का समय ही नहीं मिलता। और अगर यह थोड़ा कमजोर होता, तो तारे और ग्रह, प्लैनेट्स बनते ही नहीं। ये कथन लगभग एक पुनरुक्ति, टॉटोलॉजी जैसा लगता है, लेकिन मल्टीवर्स, बहुब्रह्मांड या चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान, साइक्लिक कॉस्मोलॉजी के संदर्भ में ये कहीं अधिक गहरा हो जाता है। यदि ब्रह्मांडों या चक्रों की एक विशाल, संभवतः अनंत संख्या मौजूद है, जिनमें से हर एक के अपने भौतिक नियम या प्रारंभिक स्थितियां हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम उसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त है। यह उस तरह है जैसे आप एक ऐसे घर में जागे जहां का तापमान, आर्द्रता और हवा की संरचना आपके लिए एकदम सही है। अगर ये पूरी दुनिया का इकलौता घर होता, तो ये एक चमत्कार होता। लेकिन अगर यह अरबों खरबों घरों में से एक है, जिनमें हर एक की अपनी स्थितियां हैं, तो आपका ऐसे ही घर में होना आश्चर्यजनक नहीं है। आप जहरीले वातावरण वाले घर में जाग ही नहीं सकते थे। ठीक उसी तरह हम, निरीक्षक होने के नाते, परिभाषा के अनुसार केवल मेजबान या रहने योग्य ब्रह्मांड में ही मौजूद हो सकते हैं। चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान एंथ्रोपिक सिद्धांत के काम करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। इस मॉडल में, जहां हर चक्र, साइकिल, नियतांकों, फिजिकल कांस्टेंट्स के एक यादृच्छिक सेट के साथ जन्म लेता है, अधिकांश चक्र मृत, डेड, तारे रहित और निर्जीव होंगे। लेकिन देर सबेर इस ब्रह्मांडीय लॉटरी में एक विजेता टिकट जरूर निकलेगा। एक ऐसा नियतांकों का सेट जो हमारे जैसा है। और केवल ऐसे ही चक्रों में बुद्धिमान जीव पैदा होंगे जो यह देखकर हैरान होंगे कि उनका संसार कितनी बारीकी से समायोजित, फाइन ट्यून्ड किया गया है। इस प्रकार चक्रीय मॉडल, साइक्लिक मॉडल, ब्रह्मांड के इस सूक्ष्म समायोजन को किसी दैवीय योजना या अविश्वसनीय सौभाग्य का सहारा लिए बिना समझा सकता है। हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए इसलिए इतना उपयुक्त नहीं है कि यह हमारे लिए बनाया गया था, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम केवल ऐसे ही ब्रह्मांड में उत्पन्न हो सकते थे। और ऐसे ब्रह्मांड बदले में ब्रह्मांडीय जन्म और मृत्यु के इस शाश्वत चक्र में अनंत संख्या में थे, है और रहेंगे। हमने ब्लैक होल का जिक्र कई बार किया है, खासकर पेनरोज के सिद्धांत में, जहां वे ब्रह्मांड के भाग्य में अहम किरदार निभाते हैं। आइए उनकी भूमिका को और गहराई से समझते हैं। ब्लैक होल एक तरह से हमारे वर्तमान युग, एओन में पदार्थ के विकास का अंतिम पड़ी छाव है। वे ब्रह्मांड की सबसे अधिक एंट्रोपिक, अव्यवस्थित वस्तुएं हैं। जो भी पदार्थ, जानकारी या संरचना उनमें गिरती है, वह खो जाती है। उनके घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन के क्षेत्रफल से जुड़ी शुद्ध एंट्रोपी में बदल जाती है। अनंत विस्तार के परिदृश्य में जब सारे तारे बुझ जाएंगे और सामान्य पदार्थ विघटित हो जाएगा, तब ये विशालकाय ब्लैक होल ही ब्रह्मांड में बची अंतिम मैक्रोस्कोपिक, स्थूल वस्तुएं होंगे। वे खरबों खरबों सालों तक अकल्पनीय रूप से धीरे धीरे हॉकिंग विकिरण के रूप में अपनी द्रव्यमान ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित करके वाष्पित होते रहेंगे। इस तरह ब्लैक होल पदार्थ के महान पुनर्चक्रण करता है। वे व्यवस्थित पदार्थ जैसे तारे, गैस, ग्रह को लेते हैं और उसे अधिकतम अव्यवस्थित ऊष्मा विकिरण में बदल देते हैं। पेनरोज के दृष्टिकोण से यही प्रक्रिया ब्रह्मांड को अगले युग में संक्रमण के लिए तैयार करती है। ब्लैक होल सारे द्रव्यमान को नष्ट कर देते हैं, पीछे केवल द्रव्यमान रहित फोटॉन छोड़ते हैं। ये समरूप अपरिवर्तनशीलता, कॉन्फॉर्मल इनवेरियंस स्थापित करने और ब्रह्मांड को रीस्टार्ट करने के लिए आवश्यक है। वही ली स्मोलिन के ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन, कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन मॉडल में ब्लैक होल और भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे सिर्फ पुनर्चक्रण करता नहीं है, वे नए ब्रह्मांडों के बीज हैं। हर वह तारा जो ब्लैक होल बनने के लिए ढहता है, वह कहीं और एक नए बिग बैंग, एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। इस विश्व दृष्टि में
हमारा ब्रह्मांड सचमुच भविष्य के संसारों के भ्रूणों से भरा हुआ है। इस प्रकार ये रहस्यमय और भयावह वस्तुएं सब कुछ का अंत नहीं हो सकती है, बल्कि इसके विपरीत वे ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। वे नए संसारों को धारण करने वाली गर्भ के साथ साथ पुराने संसार को पुनर्जन्म के लिए तैयार करने वाली शुद्धिकरण की अग्नि भी हो सकते हैं। ब्लैक होल की वास्तविक प्रकृति और उनके भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को समझना हमारे ब्रह्मांड की अंतिम नियति और शायद उसके उद्गम को समझने की कुंजी है। आइए हम अपनी इस वैज्ञानिक यात्रा को यहीं विराम दें और एक बार फिर इसके मानवीय यानी अस्तित्वगत पहलू पर विचार करें। हम इस बोध के साथ कैसे जिए कि हम एक अनंत चक्र का हिस्सा हो सकते हैं। यह विचार हमारे विश्व दृष्टिकोण के आधार पर पूरी तरह से विपरीत भावनाएं पैदा कर सकता है। किसी के लिए यह गहरे निराशा का कारण है। अगर सब कुछ दोहराया जाता है तो कोई प्रगति नहीं है। इतिहास किसी परम लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है, बल्कि एक निरर्थक और क्रूर चक्र में भागना है। हमारी सभी उपलब्धियां, सभी कलाकृतियां, सभी वैज्ञानिक खोजें चक्र के अंत में नष्ट हो जाएंगी, ताकि अगले चक्र में उन्हें फिर से बनाया जा सके। यह मानवीय प्रयासों से अंतिम अर्थ छीन लेता है। हम सिसिफस की तरह हैं, जो हमेशा जानता है कि पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाएगा, फिर भी उसे पहाड़ पर धकेलता रहता है। इस विश्व चित्र में बुराई पर अच्छाई की कोई अंतिम जीत नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, बस उसी चीज की शाश्वत वापसी है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही विचार सबसे बड़ी सांत्वना और मुक्ति का स्रोत बन सकता है। यदि ब्रह्मांड शाश्वत और आत्मनिर्भर है, तो इसे सार्थक होने के लिए किसी बाहरी निर्माता या किसी अंतिम लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ इसके अपने अस्तित्व में है, सृजन और विनाश के इस शाश्वत नृत्य में। ये कहीं जा नहीं रहा है कि बस है, और हम इसके एक हिस्से के रूप में किसी बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीने में अपना अर्थ खोज सकते हैं। चक्रीयता का विचार इतिहास के अंतिम परिणाम की जिम्मेदारी का बोझ हमसे हटा देता है। हमारा काम दुनिया को हमेशा के लिए बचाना नहीं है, बल्कि इस लौकिक नाटक के इस विशेष अंक में अपनी भूमिका को अधिकतम परिपूर्णता, जागरूकता और प्रेम के साथ निभाना और अपने जीवन को जीना है। इसके अलावा शाश्वत पुनर्जन्म का विचार हमें जड़ता और अपनत्व की भावना देता है। हम शत्रुतापूर्ण और उदासीन ब्रह्मांड में फेंके गए आकस्मिक कण नहीं है, जो एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। हम एक शाश्वत अविनाशी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हम हमेशा से रहे हैं और किसी न किसी रूप में हम हमेशा रहेंगे। हमारे परमाणु अनगिनत पिछले चक्रों में शामिल रहे हैं और अनगिनत भविष्य के चक्रों में भी भाग लेंगे। यह विचार गहरी शांति और स्वीकृति की भावना दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम समुद्र की लहरों की शाश्वत गति या मौसमों के बदलने को देखकर महसूस करते हैं। आइए हमारी इस लंबी चर्चा का सार समझते हुए उन विचारों के विशाल परिदृश्य पर एक और नजर डालते हैं, जिनकी हमने खोज की है। हमने एक सरल फिर भी मौलिक रूप से विघटनकारी प्रश्न से शुरुआत की थी। क्या होगा अगर समय एक वृत्त में बहता है? हमने देखा कि यह विचार, जो संसार जितना ही पुराना है, आधुनिक विज्ञान में भी अपनी गूंज पाता है। हम बिग बाउंस, महाउछाल सिद्धांत से परिचित हुए, जहां हमारा ब्रह्मांड पिछली बार अत्यधिक संकुचित होकर राख हो जाने के बाद पुनर्जन्म लेता है। हमने देखा कि कैसे यह मॉडल दो प्रमुख शत्रुओं से जूझता है। एक है डार्क एनर्जी, अंधकार ऊर्जा, जो ब्रह्मांड को फाड़कर अलग कर देना चाहती है, और दूसरी है एंट्रोपी, विषमता, जिसका खतरा यह है कि वह हर अगले चक्र को और भी अधिक अराजक और निर्जीव बना देगी। हमने रॉजर पेनारोज के कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान की अद्भुत दुनिया में गोता लगाया, जहां एक ब्रह्मांड का अनंत दूरी पर स्थित और रिक्त भविष्य जादुई रूप से
अगले ब्रह्मांड का अत्यंत छोटा और गर्म आरंभ बन जाता है। इस विश्व चित्र में न तो संकुचन होता है और न ही उछाल, बल्कि एक सहज, गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण संक्रमण होता है, जो अंत और आरंभ के बीच की रेखा को मिटा देता है। हमने स्ट्रिंग सिद्धांत, स्ट्रिंग थ्योरी की और भी विचित्र दुनिया में झांका, जहां हमारा ब्रह्मांड मात्र एक झिल्ली है जो उच्च आयामों में तैर रही है, और इसका जन्म वैसी ही किसी अन्य झिल्ली से टकराने का परिणाम है। हाइपरस्पेस हाइपरस्पेस में ब्रेन्स ब्रेन्स का यह शाश्वत नृत्य भी जन्म और मृत्यु की एक अनंत श्रृंखला को जन्म देता है। हमने देखा कि ये सभी सिद्धांत, भले ही कितने भी भिन्न क्यों न हों, एक ही लक्ष्य से एकजुट है: आरंभिक विलक्षणता, इनिशियल सिंगुलैरिटी की समस्या से छुटकारा पाना, उस असहज प्रश्न से बचना कि शुरुआत से पहले क्या था। वे एक बार के सृजन के विचार को एक शाश्वत प्रक्रिया, शाश्वत आत्मनवीनीकरण के विचार से प्रतिस्थापित करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड को शुरुआत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। यह केवल है परिवर्तनों के एक शाश्वत चक्र में। फिलहाल हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है, या क्या उनमें से कोई भी सही है या नहीं। हम अपने ज्ञान की उस सीमा पर खड़े हैं जहां विज्ञान दर्शन और लगभग कविता के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इन विचारों का अस्तित्व ही हमारी चेतना का विस्तार करता है और हमें सबसे मौलिक अवधारणाओं, समय, अस्तित्व और इस भव्य, अगम्य और संभवतः शाश्वत रूप से दोहराए जाने वाले चित्र में हमारे अपने स्थान को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। समय के इन चक्रों में हमारी यह लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने समय को एक सीधी नदी के सहज विचार के रूप में शुरू किया था, और अब हम शाश्वत ब्रह्मांडीय सागर के उन चौंकाने वाले विचारों तक पहुंच गए हैं, जहां जन्म और मृत्यु की लहरें अनंत काल तक एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान अपने सबसे साहसी रूपों में चक्रों और पुनर्जन्मों की प्राचीन पौराणिक कल्पनाओं की ओर लौट रहा है, लेकिन उन्हें नए गणितीय और भौतिक अर्थों से भर रहा है। हमने ये समझा कि महाविस्फोट, बिग बैंग के परिचित दृश्य के पीछे कुछ कहीं ज्यादा विशाल चीज छिपी हो सकती है, एक दूसरे का स्थान लेती हुई ब्रह्मांडों की एक अंतहीन श्रृंखला। संभव है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बाउंस मॉडल में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के नियमों के कारण किसी भी सिंगुलैरिटी से बचते हुए स्वयं से ही उछलकर वापस आ जाता हो, या फिर यह पेनरोज की अनंत श्रृंखला में मात्र एक युग, इयॉन हो, जहां ठंड और शून्यता से होने वाली मृत्यु विरोधाभास के रूप में एक नई दुनिया के उग्र जन्म में बदल जाती है। या शायद हमारी पूरी वास्तविकता बहुआयामी, मल्टी डिमेंशनल स्थान में अदृश्य झिल्लियों, मेम्ब्रेन्स के टकराने का परिणाम मात्र है। इनमें से हर सिद्धांत ब्रह्मांड विज्ञान की मुख्य पहेलियों को अपने तरीके से हल करता है: शुरुआत की समस्या, समरूपता, होमोजेनिटी और समतलता, फ्लैटनेस की समस्या और फाइन ट्यूनिंग की समस्या। और हर कोई हमारे सामने एक नया, रोमांचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें दुनिया न तो बनाई गई थी और न ही नष्ट होगी। एक ऐसा संसार जो आत्मनिर्भर है, शाश्वत है और संभवतः निरंतर विकसित हो रहा है। हमने इन विचारों के दार्शनिक परिणामों को भी छुआ। शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस की अवधारणा हमें जीवन के अर्थ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल और हमारे जीवन की विशिष्टता की धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। ये अपने भाग्यवाद, फेटलिज्म से हमें डरा भी सकती है, और हमें यह प्रेरणा भी दे सकती है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए, जैसे कि यह शाश्वत रूप से दोहराया जाने वाला हो। यह ज्ञान हमें बने बनाए उत्तर नहीं देता, बल्कि यह हमें सही सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे ध्यान को रोजमर्रा की भागदौड़ से हटाकर अस्तित्व के शाश्वत मौलिक रहस्यों की ओर मोड़ता है। और शायद विज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी यही है, केवल दुनिया की व्याख्या करना नहीं,
बल्कि हमारे अंदर इसके प्रति विस्मय और श्रद्धा की भावना जगाना। जब आप नींद की गहराई में डूब रहे हों, तो ये विचार आपके साथ रहे। नींद, जो अपने आप में मृत्यु और पुनर्जन्म का एक छोटा चक्र है, एक दिन का अंत और दूसरे दिन की शुरुआत। संभवतः इन दैनिक चक्रों में हम अनजाने में उस महान ब्रह्मांडीय ताल का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका हम एक हिस्सा हैं। हमने एक लंबी यात्रा पूरी की है। समय क्या है? इस सीधे साधे सवाल से शुरू करके हम आधुनिक भौतिकी और दर्शन की अंतिम सीमाओं तक पहुंच गए हैं। हमने यह समझा कि ब्रह्मांड शायद कोई ऐसी कहानी नहीं है जो एक बार शुरू होकर खत्म हो जाएगी, बल्कि यह एक शाश्वत कविता है जहां छंद बार बार दोहराए जाते हैं। हो सकता है थोड़े बदलावों के साथ, या शायद बिल्कुल वैसे के वैसे ही। महाउछाल, बिग बाउंस, अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान, कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, टकराती हुई ब्रेन्स की थ्योरी, ये सभी एक ही संभावना की ओर इशारा करती है। हमारा संसार एक अंतहीन श्रृंखला की बस एक कड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि ये विचार अब सिर्फ कल्पना नहीं रहे हैं। वैज्ञानिक अब इनके प्रमाण, एविडेंस, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और डार्क एनर्जी के गुणों में खोज रहे हैं। हो सकता है इसी सदी में हमें जवाब के पहले संकेत मिल जाए। और सच्चाई चाहे जो भी हो, यह संभावना ही सब कुछ बदल देती है। यह हमें बताती है कि कुछ भी यूं ही गायब नहीं होता, कि अंत भी सिर्फ एक नई शुरुआत हो सकता है, कि वास्तविकता का ताना बाना फैब्रिक ही चक्रीय, साइक्लिक हो सकता है। इन गहन सवालों पर विचार करते हुए मेरे साथ समय बिताने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह सफर आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा जितना मेरे लिए था, और ये आपको शांति से सोने में मदद करेगा। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप विज्ञान और ब्रह्मांड के नए रोमांचक सफर मिस ना कर दें। और अब, इससे पहले कि आप पूरी तरह नींद में डूब जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप जागे, तो इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको निश्चित रूप से पता होता कि आपका जीवन अपनी सारी खुशियों और गमों के साथ अनगिनत बार, हर एक बारीकी के साथ दोहराया जाएगा, तो आप इसमें अभी क्या बदलेंगे? शुभ रात्र और अनंत काल के मीठे सपने देखें।